नमस्कार। आज का ये लेक्चर जो टेरिडोफाइट के अंतर्गत होगा और इसमें हम पढ़ेंगे फॉसिल वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। फॉसिल के बारे में आपको आइडिया होगा कि फॉसिल्स वो हैं जिन जो हमें चट्टानों या खुदाई उदाई के दौरान बहुत ही पुरानी चट्टानें वगैरह हैं उनमें कुछ इम्प्रेशंस मिल जाते हैं और इससे ये लगता है कि ये कोई पत्ती दब गई या कहीं कोई स्टेम का फॉल्ट है या कोई फ्लावर है या कभी कभी रेजिन के अंदर भी कुछ प्लांट पार्ट्स आ जाते हैं और फिर वो बड़ा अच्छा साबित होते हैं कि आगे की स्टडी कैसे हम कर सकते हैं। और साथ साथ जो एवोल्यूशन होता है उसमें एवोल्यूशन में जो फॉसिल्स के जो हमें ये रिकॉर्ड्स मिलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। एक तो कार्बन डेटिंग की मदद से ये रॉक का बारे में पता चल जाता है कि रॉक कितनी पुरानी है, और फिर जो प्लांट मिलता है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि ये प्लांट किसकी तरह है, कौन से ग्रुप जो अभी मौजूदा लिविंग है इनमें किसके करीब जा रहा है। तो कुल मिला के जो है वो दोनों को जब चीज़ों को इकट्ठा करके एक बार कंपैरेटिव स्टडी करी जाती है कि रॉक ये इस वक्त की है और यहाँ पर ये प्लांट मिल रहा है, तो वो एक अच्छा सिस्टम बना देता है कि जहाँ पर हम इवोल्यूशनरी जो प्रोग्रेस हुई पृथ्वी के ऊपर वो सारी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम प्लांट्स पढ़ेंगे ये कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो कि फॉसिल फॉर्म में मिले थे और उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको रिकंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि इनके इनमें क्या इनमें खूबियाँ थी, क्या इनके करेक्टर थे और मौजूदा दौर के जो प्लांट्स हैं उनमें किस में जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जब हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था वहाँ पे कई एक ऐसे नाम थे जिसमें हमने एस्ट्रिक लगा हुआ देखा था और हमने ये बताया था कि जो एस्ट्रिक लगे हैं इसका मतलब ये सारे प्लांट वो हैं जो फॉसिल हो गए हैं। तो उन्हीं प्लांट्स के बारे में आज ये बात होगी। और इसमें जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़ा काम किया है कि डिस्टॉन और लैंग हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इसके अलावा इंडिया के प्रोफेसर बीरबल साहनी, जिनके नाम पे लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी है, उन्होंने भी बहुत काम किया और दुनिया भर के वो नामे एकदम नामी गिरामी पैलियो बॉटनिस्ट थे। और कभी भी आपका लखनऊ जाने का चांस हो तो आप इंस्टीट्यूट जाइए और उसको देखिए, वहाँ पर इनके रिकंस्ट्रक्ट किए हुए प्लांट्स वगैरह म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको जब हम सामने देखते हैं तो उसका एक अनुभव अलग ही होता है। तो चलिए इसी के साथ साहनी साहब को एक सलाम करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये फॉसिल टेरिडोफाइट्स। पहला प्लांट जो इसमें है राइनिया, इसका जिक्र एक बार और भी हुआ था जब साइलोटम हमने पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत राइनिया के बारे में जान जाते हैं हम लोग कि राइनिया क्या है, कब मिला, कहाँ मिला। यही सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि लिविंग प्लांट अगर नहीं है तो इसकी जो इतिहास है उसी में हमें जाना पड़ता है। राइनिया वन ऑफ द फर्स्ट राइनी क्रेट plants to be described and perhaps the most abundant in the form of Rhynia. The plant was originally described and classified by Kidston and Lang 1917 और 1920। इसमें दो तीन पेपर इनके थे, तो 1920 का मतलब जो पहला पेपर था उसमें डिस्क्राइब किया और इसको नाम दिया राइनिया गोइन वोगेनाई। तो राइनी जो है वो एक जगह है, उसमें जो चट्टानें हैं वहाँ से वो प्लांट्स वगैरह मिले और उनको जो नाम दिया गया वो राइनिया दिया गया। और उसके बाद स्पीशीज़ जो पहली दफ़ा ढूंढी गई उसको गुइन वोगनाई दिया गया। गुइन और वोगनाई दोनों ही साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर स्पीशीज़ का नामकरण किया गया। अनदर प्लांट नाउ नोन एज एगेलोफाइटॉन possessing a slightly similar anatomy। अब ये एगेलोफाइटॉन भी एक प्लांट है जो कि इसके एनाटॉमी के बहुत आसपास रहता है। Was originally described by Kidston and Lang in their 1970 paper as also belonging to Rhynia guinvogeni। और इसमें ये भी देखा 1917 में किडिस्टन एंड लैंग ने एक प्लांट डिस्क्राइब किया था फॉसिल फॉर्म में, उसका नाम था एगेलोफाइटॉन। बाद में फिर जब जानकारी का दायरा और बढ़ गया तो उन प्लांट्स को फिर से कंपेयर करके देखा गया और देखा गया कि ये एक ही प्लांट है, तो बाद में फिर वो भी इसी में समा गया, इस सिनोनिम हो गया राइनिया गोइनवोगेनाई में। तो ये प्लांट का फिर वजूद खत्म हो गया, बट डिफर सिग्निफिकेंटली इन वैस्कुलर एनाटॉमी एंड वॉज सब्सिक्वेंटली रीअसाइंड। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसमें उसको सिनोनिम कर दिया गया। फिर बाद में और फिर स्टडी हुई, स्टडी होने के बाद देखा गया कि वैस्कुलर एनाटॉमी इसकी काफ़ी फ़र्क है और इस वजह से जो वैस्कुलर एनाटॉमी है वो काफ़ी मतलब एक स्टेबल करेक्टर होता है, इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। ये देखा गया कि इस प्लांट में और इस प्लांट में जो कि एक कर दिए गए थे
उनमें जो ठीक है कि मॉर्फोलॉजी एक सी थी, लेकिन जो इसकी वैस्कुलर एनाटॉमी थी वो बिल्कुल फ़र्क थी। उसके बाद दोबारा उसका स्टेटस रिटेन कर दिया गया और एगिलोफाइटॉन फिर से वजूद में आ गया। तो वो तो बात हुई कि दो प्लांट एक जैसे मिले और फिर एक बार सिनोनिम हुए, फिर अलग अलग हो गए। अब हम राइनिया के बारे में देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या थी। तो एरियल एक्सिस के बारे में बात करें, द एक्सिस ऑफ राइनिया एग्जिबिट अ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 3 मिलीमीटर एंड प्लांट प्रोबेबली अटेन अ हाइट ऑफ अप टू 20 सेंटीमीटर। ये सारे डेटा हैं, ये कभी भी सवाल आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो जितने भी फॉसिल मिले हैं वो एक ही जगह पे, उनकी नाप तोल एक ही रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी सवाल आएगा तो ये आपको सब जो फिगर्स हैं वो देने पड़ेंगे। द एरियल और रादर द अपराइट एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल नेकेड एंड अपवर्डली टेपरिंग। अब इसमें क्या था, एरियल या फिर जो अपराइट एक्सिस थी वो सिलेंड्रिकल थी और उस पर कोई लीफ वगैरह नहीं थी, और ऊपर जैसे जैसे जा रही थी तो टेपर करती हुई जा रही थी। टेपर का मतलब इस तरह से चल रही थी। द ब्रांचिंग ऑफ राइनिया इज बोथ डाइकोटोमस एंड एडवेंटिशियस और मोनोपोडियल। अब ब्रांचिंग भी क्या थी, इसमें कहीं कहीं डाइकोटोमी भी नोट हुई और कहीं कहीं मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी देखी गई, जिसको हम एडवेंटिशियस भी बोल सकते हैं। तो ब्रांचिंग में दोनों ही दो तरीके के पुराने प्लांट्स में थे, वो दोनों ही शो होते हैं। डाइकोटोमी जो है वो एक प्रिमिटिव करेक्टर होता है और मोनोपोडियल ब्रांचिंग होना एक एडवांस करेक्टर माना जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। The surface of the axis bear numerous conspicuous emergence or hemispherical projection from the epidermis, which are occasionally located beneath stomata and the base of the adventitious branches, and in other instances internally display fungal activity and dark necrotic tissue. अब ये भी कुछ करेक्टर उसमें देखे गए, जो फॉसिल देखा गया उसमें कुछ फंगल पार्ट भी इसके साथ एसोसिएटेड मिले। साथ साथ जो इसकी एपिडर्मिस थी उसको स्टडी किया गया, इसमें स्टोमेटा थे उनको देखा गया, और ये देखा गया कि स्टोमेटा के आसपास भी जो है वो कुछ थोड़ी रचनाएं मिल रही हैं, एक इमरजेंस टाइप के मिल रहे हैं, हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन मिल रहे हैं। और इनको भी फिर ये भी नोट कर लिया गया कि इसमें हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन जो सरफेस है एक्सिस की उस पर मिलते थे। तो एक पॉइंट ये भी बढ़ गया कि एक्सिस थी और एक्सिस पे हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन थे, कहाँ पर थे, स्टोमेटा के नीचे मिलते थे, और साथ में इसमें फंगल एक्टिविटी भी मिली है साथ में। तो ये एक तरह से मान सकते हैं कि फंगस इसके साथ साथ ग्रो होने की टेंडेंसी शो करता था उस वक्त। यहाँ पर ये डायग्राम देख लीजिए जिसकी बात अभी हुई है कि जो ट्रांसफर सेक्शन है ये स्टोमा के थ्रू, स्टोमा के मतलब हो गया कि जो आपको ये जी सेल्स हैं, जी ये गार्ड सेल्स आपको दिख रही हैं, और ये कैविटी है जो कि स्टोमेटल अपर्चर बना रही है। और ये जो सी है ये हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और ये सी हो गया, ये स्टोमेटल चैम्बर है, और यहाँ पर ये छोटा सा एक अपर्चर बन रहा है, और ये दोनों गार्ड सेल हैं। इस तरह से जो रचनाएं थी वो फॉसिल फॉर्म में दिखाई पड़ी। स्टोमेटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टोमेटा मिल गया था फॉसिलाइज फॉर्म में, तो उस पर स्टडी काफ़ी ज़्यादा हुई। द स्टोमेटा टिपिकली अपेयर सर्कुलर ऑन दी क्यूटिकल सरफेस एंड आर फ्लैंक बाई टू गार्ड सेल, जैसा अभी आपने देखा था। द सेल्स ऑफ द क्यूटिकल ऑफन एग्जिबिट अ मीडियन रिज गिविंग द क्यूटिकल इज अ फ्लैंज अपीयरेंस। अब जो क्यूटिकल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, तो जो रिज है वो बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो क्यूटिकल की रिज बन रही है ये है, ये यहाँ से आके थोड़ा सा ऊपर उठ गई, तो स्टोमेटा यहाँ पर हो रहा है, स्टोमेटा हो रहे हैं, उसके ऊपर ये क्यूटिकल की रिज बन रही है। तो ये इसको एक फ्लैंग्ड अपीयरेंस देती थी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसकी डिस्कवरी के वक्त नोट किया गया। The cortex is divided into two distinct zones separated by brown line of amorphous material। तो जो अभी फिगर आपने देखा था इसमें ब्राउन और थोड़ी सी येलोइश दोनों ही मिल रहे थे, तो इस तरह से डिवीजन उसका कॉर्टेक्स का दिख रहा था। द आउटर कॉर्टेक्स comprises closely packed uniform cell becoming noticeably elongated below the hemispherical projection. The inner cortex comprises uniform cells with a well-developed intercellular air spaces network and commonly exhibit वेसिकुलर ऑर्बस्कुलर माइकोराइजी। तो इसमें ये फंगल जो माइकोराइजा है वो मिल गए थे इनर कॉर्टेक्स में। द वैस्कुलर टिश्यू और स्टील कंप्राइजेज अ जोन ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम भी मिला और सेंट्रल जाइलम भी मिला। तो फ्लोएम सेल वॉल एग्जिबिट कुछ तो इसमें पोरस कंडीशन मिल गई थी।
द जाइलम स्टैंड इज टेरेट एग्जिबिटिंग एंड डार्क सेल डेवलपमेंट, और जो जाइलम है उसमें कंडीशन एंड डार्क मिली थी एक्सेस में, जो कि हायर प्लांट्स की तरफ जाता हुआ एक लक्षण था। द जाइलम सेल्स ऑल्सो एग्जिबिट एनुलर और रेयर स्पायरल थिकनिंग, और जाइलम में जो सेल्स थी उसमें एनुलर थिकनिंग तो मिल ही रही थी और कभी कभी उसमें स्पायरल थिकनिंग भी दिख रही थी। तो वो थिकनिंग का भी जो एक क्राइटेरिया था कि डेवलपमेंट में थिकनिंग वगैरह होने लगी थी प्लांट्स में ताकि मजबूती मिल सके, तो उसका भी एक सबूत मिलता है राइनिया प्लांट की मदद से। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो गए, एक तो ये हो गया कि इसमें दो जोन में कॉर्टेक्स बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह इनर कॉर्टेक्स में मिल रहे हैं और माइक्रोराइजल फंगो एसोसिएशन मिल रही है। उसके अलावा वैस्कुलर सिस्टम में फ्लोएम है, जाइलम है, और फ्लोएम की जो सेल वॉल हैं उनमें थोड़ा थोड़े पोरस कंडीशन भी दिखाई पड़ी। जाइलम जो स्टैंड है वो टेरीट है और एंडार कंडीशन शो कर रहे थे, और इसके अलावा जो इसमें जाइलम सेल्स थी उसमें स्पाइरल थिकनिंग और एनुलर थिकनिंग भी पाई गई। यहाँ पर ये सेक्शन आप देख सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन है राइनिया की एक्सिस का। इसमें जाइलम दिख रहा है एक्स, ये जाइलम हो गया। फ्लोएम पी से डिनोट कर रहे हैं, ये पी हो गया बाहर, जाइलम ये सेंटर में हो गया, उसके बाहर की तरफ ये फ्लोएम हो गया। इनर कॉर्टेक्स फिर आपको दिखाई पड़ रहा है आई से, तो आई जो कंडीशन है आई सी ये हो गया, ये वाला पोर्शन इनर कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स ओ सी ये हो गया। फिर एपिडर्मिस आपको दिख रही है, ये एपिडर्मिस सेल हो गई। उसके बाद क्यूटिकल आपको दिख रही है, ये सी से क्यूटिकल हो गई जो ब्राउनिश कंडीशन दिख रही है। और इसमें हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन भी आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टोमेटा होते थे तो वो ये कंडीशन आपको नज़र आती है, ये वाली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब ये इसी तरह से फिगर अगर सवाल आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, और ये फिगर बनाने के बाद आपको ये सारे नामकरण कर देने हैं, तो इससे आपका जो मार्किंग है वो अच्छी हो जाएगी कि आपकी जानकारी इसके बारे में बहुत बेहतर है। अब राइजोमल या राइजोमेटस एक्सेस की बात कर लेते हैं। लाइक एगेलोफाइटॉन, जो कभी एक साथ राइनिया के साथ रख दिया गया था, बाद में अलग हो गया, वैस्कुलर सिस्टम के हिसाब से ही उसको अलग अलग किया गया था, तो इसलिए उसका नाम यहाँ पर आ गया। लाइक एगेलोफाइटॉन राइनिया लेड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड सरफेस। राइनिया पॉजेज अ क्रीपिंग राइजोम, इसमें क्रीपिंग राइजोम था, ग्राउंड सरफेस के ऊपर क्रीप करके वो चलता था, और इसमें रिपीटेड डायकोटोमस और एडवेंटिशियस ब्रांचिंग दोनों तरह की दिखी। लोकली टर्निंग अपराइट, कभी कभी बीच बीच में अपराइट कंडीशन शो होती थी, पासिंग अपवर्ड इनटू द एरियल एक्सिस, और जहाँ से ये जैसे ऐसे ऐसे चल रहा है और फिर अचानक से यहाँ से ये ऊपर की तरफ इसमें कुछ बढ़ जाता है। तो ये तो नीचे वाला जो क्रीप करके चल रहा है ये तो राइजोम हो गया, ये चला गया एक्सिस हो गया, और इसी तरह से इसमें डाइकोटोमी होती रही। तो यहाँ पर एक ब्रांच ये ऊपर जा रही है, एक ब्रांच नीचे जा रही है, इसी तरह से ये एक ब्रांच ऊपर जा रही है, एक ब्रांच नीचे जा रही है। The rhizomal axes are cylinder and naked and generally exhibit similar morphology and internal anatomy to the aerial axis। जैसे aerial axis में थी वैसे ही था, बस इसमें क्या होता है कि स्टोमा नहीं होते, स्टोमेटा नहीं होते। तो जब आप इसका फिगर बनाएंगे तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे पहले वाला था, लेकिन इसमें स्टोमेटा नहीं बनाना है। द अदर मेन डिफरेंस इज एग्जिबिटेड बाय द हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन, और साथ साथ हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन जब स्टोमेटा ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें अलग अलग आपको दिखानी पड़ेंगी। हाउएवर ओकेजनली हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑन दी अपराइट एरियल एक्सिस में ऑल्सो बेयर राइजोइड्स। लेकिन क्या होता है कि जो हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन जब कहीं बन जाते हैं तो वहाँ पर फिर राइजोइड निकलने की टेंडेंसी मानी गई कि वहाँ पे राइजोइड्स निकल सकते थे और निकले होंगे। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर स्टोमेटा नहीं बन रहा है वहाँ पर और हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन बन रहा है तो वो राइजोइड्स को जन्म दे सकते थे। द स्पोरेंजिया ऑफ राइनी आर नॉट पर्टिकुलरली कॉमन। अब स्पोरेंजिया बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं मिली, कुछ जितने भी फॉसिल्स वगैरह मिले थे स्पोरेंजिया उसमें बहुत कम देखने को मिली। दे आर फ्यूजीफॉर्म, जो मिली उसमें कंडीशन क्या थी, फ्यूजीफॉर्म थी, डिस्प्लेइंग अ मैक्सिमम साइज 3.6 to 2.4 मिलीमीटर। द डिपोजिशन ऑफ द स्पोरेंजिया इज टर्मिनल, ऊपर टर्मिनल कंडीशन थी, अपिकल मान सकते हैं, बीइंग लोकेटेड ऑन द एडवेंटिशियस ब्रांचेस ऑफ फर्टाइल एरियल एक्सिस। लेकिन एरियल एक्सिस पे बनती थी, राइजोम पे डायरेक्टली कोई भी स्पोरेंजिया नहीं मिली। नो डेहिसेंस मैकेनिज्म, किसी तरह का कोई डेहिसेंस मैकेनिज्म नहीं था, कोई स्प्लिटिंग वगैरह या कोई लाइन ऑफ स्प्लिटिंग हो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
होता क्या था इसमें, एब्सेशन होते थे जिससे कि वो रिलीज़ होते होंगे स्पोर्स, ऐसा माना गया। और मानने वाले थे DS एडवर्ड साहब। द स्पोरेंजियल वॉल कंप्राइजेज 3 लेयर, और इसमें जो वॉल थी उसमें आउटर एपिडर्मिस जो कि पुअरली प्रिजर्व पैरेनकाइमेटस लेयर थी, और इनर टैपिटल लेयर्स थी, और इसमें इनर टैपिटल लेयर्स थी। तो इसमें एक लेयर तो बाहर की हो गई जो कि बहुत पुअरली थी प्रिजर्व कंडीशन में, और जो टैपिटल लेयर थी वो ठीक ठाक थी, एक या दो वहाँ पर होती हैं। तो कुल मिला के 3 लेयर्स स्पोरेंजियल जो वॉल थी वो देखी गई इसमें। यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए, एक स्प्लिटेड जो स्पोरेंजियम है उसकी। तो कंडीशन ये एम्प्टी है, स्प्लिट हो चुकी थी, सारे इसमें जो भी स्पोर्स थे सब बाहर जा चुके थे, उसके बाद इसका फॉसिलाइजेशन हुआ होगा। और यहाँ पर ये कंडीशन देखिए कि ये सब डिसइंटीग्रेट हुई बॉल इसकी, और इसमें से सब स्पोर बाहर चले गए। और साथ में यहाँ पर आपको ये दिख रहा है जो ए है, ये इसका एक्सिस है जिसके ऊपर ये स्थित थी। तो ये टर्मिनल होती है, तो ये जो भी स्टेम बन रहा था, एक्सिस बन रही थी, उसी के ऊपर ये स्थित थी। इस तरह का शेप था इसका, फ्यूजीफॉर्म ये शेप हो गया जिसको फ्यूजीफॉर्म हम लोग बोल रहे थे। ये एम्प्टी स्थान हो गया जहाँ पर कभी स्पोर होंगे। और यहाँ पर आप लेयर्स देख लीजिए, ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो 3 लेयर यहाँ पर नज़र आती हैं। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, जो अलग अलग हिस्से मिले अलग अलग जगहों से, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ये इस तरह का एक जो मॉडल था वो बनाया गया। तो ये डायग्रामेटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पोरोफाइट है राइनिया का, राइनिया गोइनबोगनाई जो स्पीशीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया। और ये दिखा रही है 2 फर्टाइल एडवेंटिशियस ब्रांचेस विद टर्मिनल फ्यूजिफॉर्म स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर आप एक ये फर्टाइल लिख रहे हैं जिसमें आपको ये स्पोरेंजियम दिखाई पड़ रहा है, और एक ये फर्टाइल लिख रहे हैं इसमें स्पोरेंजियम दिखाई पड़ रहा है, बाकी ये स्टेराइल ब्रांचेस हैं। तो ये इनमें फर्दर ब्रांचिंग हो रही है डाइकोटोमी के थ्रू। तो ये कोई लीफ नहीं है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि लीफलेस था। और इसमें जो ये वाला पोर्शन है वो नहीं दिखाया गया, राइजोमेटल वाला। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। सवालों के मुताबिक जो सवाल आते हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको देखते हैं कि राइनिया गोएनवोगनाई बीइंग अ नेकेड, कोई पत्ती वगैरह नहीं थी, सिंपली ब्रांच स्पोरोफाइट हैज़ बीन असाइन टू अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट, जो जिनमें सिर्फ जो है उसे फॉसिल मिलते हैं, और इनको कहा गया राइनोफाइट्स। तो ये याद रखिए कि इसमें प्रिमिटिव थे जिसमें सिर्फ फॉसिल फॉर्म है, उस ग्रुप को कहा गया राइनोफाइट्स। The presence of hemispherical projection on the axis remain a point of speculation, and their like is not seen in any other rhini plants. तो राइनी जो रॉक्स थी उनके और भी प्लांट्स में से कुछ भी ऐसा दूसरा नहीं मिल रहा था जो कि हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन की बात है वैसा किसी के साथ मैच कर रहा हो। तो ये अपना इसका स्पेसिफिक करेक्टर था जो कि नोट हुआ, जो हम लोग ने अभी फिगर में देखा था। तो हेमिस्फेरिकल जोन का होना जहाँ से राइजोइड भी निकल सकते हैं और उसके नीचे स्टोमेटा भी हो सकते हैं, वो एक बहुत स्पेसिफिक करेक्टर माना गया। अब ये भी देखा गया कि इसमें क्यों मिल गए क्यों नहीं मिले। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जिन प्लांट्स में नहीं मिले उसमें हो सकता है कि ऑर्थोपोड्स वगैरह ने उसको सक कर लिया हो सैप को, तो वो जो ऊपर की तरफ का कंडीशन थी वो हेमिस्फेरिकल कंडीशन हमें खाली मिली और नीचे कुछ नहीं मिला। कुछ का कहना है कि निमेटोड्स और माइट्स और पैरासाइट फंजाई इन्होंने उसको ज़ख्मी कर दिया हो, उसको खा पी लिया हो, जिसकी वजह से हमें नहीं दिखा। या फिर कुछ का ये मानना है कि डैमेज फ्रॉम स्प्लैशेस, जो हॉट वाटर की स्प्लैशेस पड़ी होंगी, और या फिर जो चट्टान वॉल्केनिक एशेस थी उनकी वजह से वहाँ पर वो जो प्रोजेक्शन है वो दिखे या नहीं दिखे, कहीं पर ऐसा बन गया कहीं पर नहीं बना। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि हम इसको स्पेसिफिक करेक्टर नहीं मान सकते। कुछ का कहना है स्पेसिफिक करेक्टर है, कुछ का कहना है स्पेसिफिक करेक्टर नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो उस वक्त की रही होंगी उसकी वजह से वहाँ पर वह हेमिस्फेरिकल जोन बने और नहीं भी बने। फिर पंत 1962 और लिमोगने 1968 में 2 पेपर इन्होंने निकाले। इन्होंने इंटरप्रेट किया कि जो हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन है वो साइट ऑफ आर्चिगोनिया थे। दो दिस इंटरप्रिटेशन वर नेवर बीन जनरली एक्सेप्टेड। लेकिन इन दोनों की बातें, जो पंत ने कहा और लिमोगनी ने कहा कि ये आर्चिगोनिया वाली साइट थी जिसकी वजह से हेमिस्फेरिकल दिख रहे थे, इसको आगे मान्यता और लोगों ने नहीं दी। तो ये एक थोड़ा सा चक्कर आता है कि कभी ये आ जाए सवाल
कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेमिस्फेरिकल जोन सेन इन द फॉसिलाइज राइनिया। तो उसमें फिर आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी कि क्या थे क्या नहीं थे, क्यों हो गए थे, क्यों हो सकते हैं, और किसने किसके बारे में क्या बोला। अब थोड़ा इसकी पैलियो इकोलॉजी को भी देख लेते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है सवाल कि पैलियो इकोलॉजी क्या थी राइनिया की। तो आपको बताना है कि अर्ली डिवोनियन इकोसिस्टम, जो राइनी शहर था, राइनी गांव कह सकते हैं, शहर तो अ, अलग था, इंग्लैंड का एक काउंटी थी। उसके अंदर एक जगह थी जिसका नाम राइनी था, और वहाँ पर कुछ डिपोजिशन थे, चट्टानें थी, जहाँ पर कुछ ये भी देखा गया कि वहाँ पर ग्राउंड वाटर भी ठीक ठाक था। तो वहीं से ये प्लांट्स मिले थे, और फिर इनको जो स्टडी किया गया तो देखा गया कि इंटायरली ये सब एरियल कंडीशन थी। इसमें राइजोम था क्रीपिंग, जिसमें लीफ वगैरह नहीं थी, और जो इसमें जो ब्रांचिंग थी वो डाइकोटोमस और एडवेंटिशियस दोनों तरह की थी, जिसकी वजह से इसको थिकलेट लाइक अपीरियंस मिलता था। और हेमिस्फेरिकल प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन भी मिले थे राइजोम पे, जिसके नीचे स्टोमेटा नहीं थे, लेकिन वहाँ पे राइजोइट्स मिले थे। स्टेम में जो मिले थे हेमिस्फेरिकल पोर्शन, उसके नीचे उसके उसके बाद हमें स्टोमेटा मिल गए थे। उसके नीचे स्टोमेटा मिल गए थे जो एरियल पोर्शन में थे, एक्सिस में। लेकिन राइजोम में वहाँ पर स्टोमेटा के बजाय वहाँ से राइजोइट्स निकलते हुए दिखाई पड़े बाद में। अभी आपने देखा था कि पंत ने कहा था कि वो जगह है जहाँ से आर्चिगोनिया बनी होंगी, लेकिन उसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। तो यही माना जाता है कि ये जो कहा जा रहा है कि राइजोम जो ऐसी जगह थी जहाँ पर जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन थे वहीं से राइजोइट्स निकलते थे। तो ये फिर कहा गया कि ये सरफेस से और एज वेल एज राइजोइड जो टफ्ट बनता था इन हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे, दोनों जगह से वाटर को लेने में सक्षम थे। वेयर फाउंड इन ग्राउंड पोजिशन इन द चर्ड बेड, it is typically, though not the only in situ vascular plant present and commonly found above sandy chelt layers of the Alocontus later horizon. This suggests Rhynia commonly grew as monotypic stand, an early colonizer of well-drained center and sandy substrate। और जो इसके साथ में इन चट्टानों से दूसरे प्लांट्स मिले, कहने का तात्पर्य यही है। जो लाइनें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप देखेंगे उसमें यही कंडीशन बता रहे हैं कि ये ऐसे एक प्लांट थे जो बहुत बेहतर कॉलोनाइज हुए उन कंडीशन में जहाँ पर सैंडी सबस्ट्रेट था, और जो ड्रेनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, तो पानी वहाँ रुकता नहीं था। इस वजह से जो सबस्ट्रेट था वो सैंडी ही था, और जब दोनों कंडीशन एक दूसरे के बिल्कुल बिलोंग करती हुई हैं, अगर सैंडी सबस्ट्रेट है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, तो वेल ड्रेन कंडीशन थी। और वेल ड्रेन कंडीशन में जो उस वक्त प्लांट अपने आप को बचा के और अपने आप को आगे रख पाया, वो राइनिया माना जाता है। साथ में जो प्लांट्स उनमें मिले हैं, जो भी इम्प्रेशन मिले, तो वो इम्प्रेशन इतने ऑथेंटिक नहीं माने गए जो इसके साथ में कंपेयर हो सके। तो ये माना गया कि इसने अडेप्टेशन अच्छा किया। तो जैसे आप देखते हैं कि जो ब्राइफाइट की कंडीशन है कि सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, तो अगर इन्वायरमेंट में पानी है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनमें भी ये क्षमता मानी जाती है कि राइजोइट्स तो ठीक थे कि इनको एनकरेज देते थे, और जब पानी मिलता होगा तो पानी भी दे देते होंगे, लेकिन जो इन्होंने अपने आप को बचा के रख सके उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ये एटमॉस्फेरिक वाटर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम थे एज ब्राइफाइट्स। इसी वजह से ये प्रिमिटिव और इस वक्त फॉसिल प्लांट माने भी जाते हैं। However, the plant is also found associated with all other rhini plants, though only very rarely with hornophyton। अब कोई प्लांट अगर इसके साथ में मिलता है राइनिया के साथ में, तो एक दूसरा प्लांट है हॉर्नियोफाइटॉन। तो ये दोनों की दोस्ती काफ़ी मजबूत थी फॉसिल के ज़माने में। अर्ली डिवोनियन पीरियड में दोनों प्लांट अक्सर लोगों को साथ साथ देखने को मिले हैं। दिस सजेस्ट राइनिया वॉज टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, और क्योंकि ये इसमें टॉलरेंस था हैबिटेट, पानी की कमी और अधिकता दोनों में, ये अपने आप को बचा के रख पाया, जिसकी वजह से जो अर्ली डिवोनियन इकोसिस्टम है, जो राइनी, जहाँ पर ये राइनी गांव के अंदर जहाँ खुदाई हुई थी, उसमें ये माना गया कि इस कंडीशन में जो बेस्ट अडेप्टेड प्लांट था वो राइनिया था। और उसके बाद अगर कोई दूसरा प्लांट वहाँ पे ग्रो हो पाया उन कंडीशन में अडेप्ट करके, तो वो था हॉर्नियोफाइटॉन। तो एक सवाल आ सकता है कि क्यों राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन ही मिले। राइनी गांव के जो चट्टानें थी, जो चेल्ट थे, उनसे तो आपको बता देना है कि उनका अडेप्टेशन जो था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि जो रॉक्स थी वो सैंडी सबस्ट्रेट की थी, और उसमें ड्रेनेज व्यवस्था उतनी बहुत मजबूत थी, पानी रुकता नहीं था, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में जिनमें अडेप्टेशन था कि वो एटमॉस्फेरिक वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी सरफेस से,
तो वो रिटेन कर पाए, अदरवाइज़ वहाँ से वो प्लांट बाकी जो है हमें नहीं मिल पाए, और राइनिया के अलावा कोई दूसरा प्लांट अगर उस कंडीशन में रह पाया तो वो उसका साथी था हॉर्नियोफाइटॉन। तो अब आ गया हॉर्नियोफाइटॉन। हॉर्नियोफाइटॉन वॉज ओरिजिनली डिस्क्राइब बाई किडस्टन एंड लैंग, इसको भी उन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, और इसका नाम जो है वो दिया गया हॉर्निया लिग्नेरी। हाउएवर द जेनरिक नेम वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, तो फिर बाद में देखा गया हॉर्निया नाम तो पहले से ही दिया हुआ था लोगों ने, तो इसका नाम बदल दिया गया, और हॉर्नी जो था, हॉर्निया नाम किसी एनिमल के लिए लिया गया था, तो यहाँ पर प्लांट था तो इसको नाम दे दिया गया हॉर्नियोफाइटॉन लिग्नेरी, और इसको नाम दिया था बरगूम और डर्रा ने 1938 में। तो किडस्टन लैंग ने तो यही नाम दिया था, उसके भाई कई साल बाद पता चला कि एक पहले भी ऑर्निया नाम दिया जा चुका है, तो फिर वो रिपीट नहीं हो सकता था, तो नाम बदल के ऑर्नियोफाइटॉन लिग्नेरी कर दिया गया बरगूम और डर्रा ने। ऑल्दो वन ऑफ द बेटर नोन राइनी प्लांट्स, इट्स सिस्टमिक पोजीशन इज स्टिल वेरी मच डिबेटेड। अब यही है कि राइनिया के अलावा राइनी जो जोन था वहाँ से जो प्लांट मिले थे उनमें ये बहुत अच्छा नोन प्लांट था, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो इसकी सिस्टमिक पोजीशन है वो डिबेटेबल है, कोई कहीं मानता है कोई कहीं मानता है। एज वेल एज स्पोरोफाइट द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट लैंगियोफाइटॉन मैकाई हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड। तो इसमें स्पोरोफाइट तो प्लांट जो मिला था उसको तो ये नाम दिया गया था, उसके बाद इसका गेमेटोफिटिक प्लांट मिला था उसको ये नाम दे दिया गया था, क्योंकि तब इतना इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं थी कि हर चीज़ बहुत जल्दी लोगों को मुहैया होती है, तो जो जहाँ काम करता था उसके हिसाब से नामकरण कर देते थे, और जब पेपर पब्लिश हो जाता था लोगों में सर्कुलेट हो जाता था लोग पढ़ते थे, तब जाके फिर उनको रेक्टिफाई किया जाता था अगर ज़रूरत पड़ती थी तो। तो मॉर्फोलॉजी की बात हो जाती है, तो यहाँ पर हॉर्नियोफाइटॉन में जो मॉर्फोलॉजी आप देखते हैं उसमें जो विशेष बातें होंगी वो यही होंगी कि इसका जो डायमीटर वगैरह तो वैसे ही था जैसे राइनिया का था, लेकिन राइनिया से काफ़ी चीज़ें अलग थी। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा का अलग होना, कॉल्टेक्स का अलग होना, वैस्कुलर टिश्यू का एंडार कंडीशन, एंडार जाइलम तो सिमिलर है, लेकिन इरेगुलर स्पायरल और रेटिकुलेट थिकनिंग यहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर एनुलर और स्पायरल थिकनिंग पाई जाती थी। फ्लोएम यहाँ पर बिना पोरस कंडीशन के है, वहाँ पर पोरस कंडीशन के साथ था। वैस्कुलर स्टैंड यहाँ पर लेस डिस्टिंक्ट है, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिस्टिंक्ट था, हमने फिगर भी देखा था उसका। तो ये जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर देखे हुए हैं, यहाँ से शुरू करें अगर, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉल्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम, ये सारे वो हैं जहाँ पर कंपैरेटिव अकाउंट बनेगा राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन के बीच में। तो वहाँ पर जब आप देंगे तो वो फिगर देंगे जो दिखाया था, और यहाँ पर ये पॉइंट्स के बाद आपको इसके करस्पॉन्डिंग फिगर देना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये स्टोमेटा दिख रहा है हॉर्नियोफाइटॉन का, एक तो रेयर होते हैं, बहुत कम दिखाई पड़े थे, लेकिन जब दिखाई पड़े थे तो इसमें उस तरह की गार्ड सेल्स नहीं थी जैसे कि हमने देखी थी राइनिया के केस में। तो ये स्टोमेटा आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अब राइजोमल या राइजोमेटस एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो राइजोमेटल एक्सिस डिस्टिंग हो जाती है राइनी प्लांट्स के अगर तुलना करें। दे कंप्राइज अ कॉर्म लाइक लोब, ये कॉर्म लाइक लोब इसमें बनती है एट द बेस ऑफ द एरियल एक्सिस विच न्यूमरस यूनिसेलुलर राइजोइड्स इमर्जिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस, जहाँ पर बहुत सी यूनिसेलुलर राइजोइड्स निकलते हैं और एपिडर्मल रीजन से निकलते हैं। द वैस्कुलर स्टैंड इज नॉट प्रेजेंट इन द राइजोम, राइजोम में कोई वैस्कुलर स्टैंड इसमें नहीं पाया गया। इमर्जिंग फ्रॉम पेरेनकाइमेटस टिश्यू अपवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल एक्सिस, और ये जो जितने भी थे ये सबका इमर्जेंस पेरेनकाइमेटस टिश्यू था जो कि एरियल एक्सिस के बेस से था। ओकेजनली फंगल एक्टिविटी इज एविडेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द राइजोम, और जो फंगल एक्टिविटी जो माइकोराइजा राइनिया में दिख रहा था बहुत कॉमन था, यहाँ पर बहुत ओकेजनल था और ज़्यादा देखने में नहीं मिला। तो यहाँ पर भी ये भी फ़र्क आ गए अगर हम कंपेयर करें राइनिया और हार्नियोफाइटॉन को। तो हार्नियोफाइटॉन लिग्नरी, इसमें आप फिगर देखें यहाँ पर वैस्कुलर स्टैंड दिख रहा है जिसको वी से दिखा रहे हैं, ये वैस्कुलर स्टैंड आप देख रहे हैं पूरा। उसके बाद ये कॉर्म लाइक राइजोम है, कॉर्म लाइक राइजोम ये दिख गया, और यहाँ पर न्यूमरस राइजोइड्स हैं, ये नीचे की तरफ आप महीन महीन रेशे देखिए, ये राइजोइड्स हैं। तो इस तरह से ये इम्प्रेशन मिला था। तो ये कॉर्म की तरह ये वाला पोर्शन राइजोम का हो गया था कॉर्म की तरह, और ये ऊपर की तरफ इरेक्ट कंडीशन थी एक्सिस की जिसके अंदर वैस्कुलर सप्लाई वगैरह मिली थी, और नीचे की तरफ राइजोइड्स मिले थे।
अब यहाँ पर ये क्लोजअप देख लीजिए राइजोइट्स का, जो वहाँ पर दिख रहे थे, यहाँ पर यूनिसेलुलर राइजोइट जैसे ब्रायोफाइट के होते हैं लगभग वैसे ही थे। और यहाँ पर ये जो ओकेजनल फंगल सिस्ट हैं वो राइजोइट्स के ऊपर वाले जोन में, ये राइजोइट्स निकल रहे हैं लोअर एपिडर्मिस या एपिडर्मिस से कह सकते हैं, और इसके ऊपर वाले जोन में ये फंगल के सिस्ट भी फॉसिल फॉर्म में दिखाई पड़े थे। तो ये कंडीशन हो गई ऑर्नियोफाइटॉन की। स्पोरेंजियम इसका देख लेते हैं। स्पोरेंजियम बहुत डिस्टिंक्ट होता है। देयर डिपोजिशन ऑन द एरियल एक्सिस इज टर्मिनल, दोनों में ही टर्मिनल है राइनिया और इसमें। दे आर सिलेंड्रिकल टू ग्लोबेट, उसमें फ्यूजी फॉर्म था, यहाँ पे सिलेंड्रिकल और ग्लोबेट शेप का होता है। और मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो इसका 7.5 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक जा सकता है। द डेहिसेंस मैकेनिज्म इज एपिकल एंड पर्टिकुलरली वेल डेवलप, वहाँ पर डेहिसेंस का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, वो डिसइंटीग्रेट होती थी बॉल, यहाँ पर एपिकल पोर्शन ही डेहिसेंस करता था, और ये वेल डेवलप कंडीशन थी, तो ये एक एडवांसमेंट था। वन ऑफ द मोर क्यूरियस फीचर ऑफ द स्पोरेंजिया ऑफ ऑर्नियोफाइटॉन इज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कोलुमेला इन द स्पोरेंजियल कैविटी, और यहाँ पर कोलुमेला मिला था सेंट्रल, जो कि स्पोरेंजियल कैविटी के बीच में मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना गया। तो ब्रायोफाइट्स की तरह ये कोलुमेला मिला, कोलुमेलेट प्लांट ये होता था। यहाँ देख लीजिए इसका फिगर, ये बीच में आपको ये वाला पोर्शन जैसे हम कोलुमेला पढ़ते हैं वैसे ये कोलुमेला हो गया, और उसके बाद इसमें स्पोर्स दिख रही हैं ब्लैक ब्लैक। तो ये पूरा कंडीशन इस तरह की बनती थी एकदम अपेक्स के ऊपर, उसमें बीच में ये सेंट्रल कोलुमेला और इसके कोलुमेला के चारों तरफ ये स्पोर, जैसे कि आपने स्फैग्नम वगैरह में पढ़ा था कि डोम लाइक स्पोर सैक बनता है, वैसे ही यहाँ पर भी बन जाता है। द इन situ spores of Ornitophyton are relatively well known and may be assigned to the spore species इम्फेनी स्पोराइटिस डिकोरेटस। अब जो इसकी स्पोर बियरिंग प्लांट थे उनको नाम कभी दे दिया गया था इम्फेनी स्पोराइटिस डिकोरेटस। तो ये स्पोर बियरिंग स्पीशीज मानी गई हॉर्नियोफाइटॉन की। इनका साइज था 42 टू 54 माइक्रोमीटर। प्रॉक्सिमल फेस जो था उसमें ट्राइलेट या ट्राइरेडिएट मार्क था। प्रॉक्सिमल फेस ऑफ द स्पोर इज ऑल्सो ऑर्नामेंटेड, और रेडियल रिप से ऑर्नामेंटेशन था वहाँ पर। डिस्टल फेस जो था वो एपिकुलेट था, ऑर्नामेंटेड था, और टिपिकली क्लोजली स्पेस माइक्रोन साइज स्पाइन, और छोटे छोटे स्पाइन इसमें मिलते थे। तो इस तरह से अगर स्पोर की आउटलाइन देखें तो ये छोटे छोटे स्पाइन इसमें नज़र आते होंगे। गैमेटोफाइट इसके देख लेते हैं। टू डेट द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ दिस प्लांट हैज़ बीन डिस्क्राइब एंड हैज़ बीन असाइंड द नेम लैंग्लियोफाइटॉन मैकाई। अब इसमें सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट ही मिल पाया है और इसका नाम दिया गया है लैंगोफाइटॉन मैकाई। तो अगर सवाल आ जाए लैंगोफाइटॉन मैकाई क्या होता है, तो आपका जवाब यही होगा कि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है। और क्या पढ़ा है कि ये ऑर्नियोफाइटॉन का जो फीमेल गैमेटोफाइट मिला है उसी का नाम लैग्नियोफाइटॉन मैकाई है। दिस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट ऑफ ऑर्नियोफाइटॉन probably grew to about 6 centimeter in height, the aerial axis terminating in conspicuous cup-like structure with numerous tubular outgrowth bearing the archigonia। तो फीमेल प्लांट है तो इसमें आर्चिगोनिया बनती थी। कैसी बनती थी? कप लाइक स्ट्रक्चर बनते थे, उसके अंदर आर्चिगोनिया दिखाई पड़ी थी, और उसको नाम दे दिया गया था लैग्नियोफाइटॉन मैकाई। तो इंडिपेंडेंट प्लांट मिला था इसलिए इसका नाम ये अलग पड़ गया, और फिर बाद में पता चला कि ऑर्नियोफाइटॉन का ही फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट है जो कि फ्री लिविंग कंडीशन में रहता है। ये सेक्शन हो गया फीमेल गैमेटोफाइट जो ऑर्नियोफाइटॉन का था, जिसका नाम है लैग्नियोफाइटॉन मैकाई। अब इसमें आपको वैस्कुलर स्टैंड ये वी वाले दिख रहे हैं, और साथ में आर्चिगोनिया वाले पोर्शन दिख रहे हैं, ये आर्चिगोनियल। तो ये इम्प्रेशंस हैं जो रॉक में मिले थे, उन्हीं को लोगों ने इस तरह से ऑब्जर्व किया। अब रिकंस्ट्रक्शन इसका किया गया, जैसे कि आपने अभी पहले देखा था राइनिया का, तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो अपीयरेंस लगभग एक ही सा होता है। यहाँ पर ये कॉर्म लाइक होता है। राइनिया के केस में इलोंगेटेड ये राउंडेड स्ट्रक्चर स्टेम लाइक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कॉर्म लाइक होता है, तो ये ध्यान देना है। तो ये कॉर्म लाइक हो गया, बाकी सब चीज़ें वैसे ही होती हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इसमें कुछ ज़्यादा ही होती है, और जो होती है वो एपिकल पोर्शन पे ज़्यादा होती है। और यहाँ से जैसे उसमें देख रहे थे यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये नहीं होता है। इसी का ये रिकंस्ट्रक्शन किया गया जो मॉडल फॉर्म में है। ये तो डायग्राम हो गया और ये मॉडल हो गया, और इसको ये बनाया गया। तो इस तरह से प्लांट कभी ये डिवोनियन पीरियड में नज़र आते होंगे।
तो ये ईगल्ट ने 1974 में रिकन्स्ट्रक्ट किया था, और ये मॉडल जो बनाया था वो स्टीफन केन ने बनाया था, जो कि राइनी रिसर्च ग्रुप है यूनिवर्सिटी अबरदीन में। अबरदीन वो इलाका था, काउंटी थी, जहाँ पे राइनी गांव था और जहाँ पे ये सारा कुछ हलचल एक ज़माने में मची थी। रिलेशनशिप देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टेराइल सेंट्रल कोलोमेला इन द स्पोरेंजिया ऑफ द हॉर्नियोफाइटॉन इज अ फीचर एक्सटेंट सीन ओनली इन सम ब्रायोफाइट। जैसा मैंने बताया था कि कोलोमेला की प्रेजेंट जो है वो ब्रायोफाइटिक करेक्टर था जो ये दिखा रहा था। तो इसमें ये दिखाया गया कि इनकी कोई ना कोई एफिनिटी थी, तो इवोल्यूशनरी हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि इवोल्यूशन में चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। हाउएवर द फैक्ट दैट द एरियल एक्सिस ऑफ द प्लांट एग्जिबिट अ वेल डेवलप्ड वैस्कुलर स्टैंड विद ट्रैकिड्स वुड सजेस्ट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट लीनियज। लेकिन फिर बाद में जब ये देखा गया कि इसमें जो है वैस्कुलर स्टैंड्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे, तो ब्रायोफाइट तो ये वैस्कुलर प्लांट थे और वैस्कुलर स्टैंड का मिलना इन्होंने बिल्कुल इसकी लाइन चेंज कर दी, और फिर साइंटिस्ट ने ये माना कि ये ब्रायोफाइट लीनियज से एकदम अलग है। तो जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाती हैं वैसे वैसे जो उसके बारे में अजम्पशंस हैं वो बदलते चले जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ फीचर्स सीन इन ऑर्नियोफाइटॉन एज with the Rhynie plants has led to much debate on the systemic position of the plant which remains in some doubt till date। अब बहुत सी सिमिलरिटी है राइनी और हॉर्नियोफाइटॉन में, तो लोगों का मानना है, कुछ का ये मानना है कि एक साथ ही पढ़ाना चाहिए, कुछ का ये मानना है कि अलग अलग रखना चाहिए। बहरहाल ये क्लासिफिकेशन के झंझट में अपने को नहीं पढ़ना है, हमें ये पता रखना है कि राइनी गांव से, जो कि अबरदीन काउंटी में था, और वहाँ पर जो रॉक्स मिली थी उनमें दोनों प्लांट्स ये पैरेलल मिले थे। थोड़े थोड़े करेक्टर इनके सिमिलर थे, कुछ करेक्टर इनके बिल्कुल अलग अलग थे। इस वजह से इन दोनों को अलग अलग प्लांट बताए गए, और हॉर्नियोफाइटॉन में इसका इंडिपेंडेंट फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट भी मिला, और उसकी मदद से आर्चिगोनिया की पहली दफ़ा ये माना गया कि डेवलपमेंट हुआ होगा यहाँ पर। और ये फिर ये भी कंफर्म हो गया कि ये प्लांट क्रिप्टोगैम में ही आते होंगे। अब पैलियो इकोलॉजी इसकी भी देख लेते हैं। हॉर्नियोफाइटॉन अपीयर्स टू हैव बीन वन ऑफ द मोर कॉमन प्लांट्स इन द अर्ली डिवोनियन इकोसिस्टम। तो राइनी में जहाँ पर जिसकी बात मैं कर रहा था वहाँ पर राइनिया के अलावा दूसरा ये इम्पोर्टेंट प्लांट था। Where found in situ and in live position, Ornitophyton often occurs at the base of the composite chelt beds। Its subterranean corm-like rhizome, ये important है कि इसमें rhizome corm-like था, cutting through pre-existing plant litter, and its rhizoid probably helped to anchor the plant। It therefore appears that the Ornitophyton preferred sandy and organic rich substrate। तो सैंडी ये भी था, सैंडी वो भी था, ये ऑर्गेनिक रिच सबस्ट्रेट ज़्यादा पसंद करता था। ये पॉइंट डिफरेंट हो गया, ये पॉइंट सिमिलर हो गया। द प्लांट इज कॉमनली प्रेजेंट एज मोनोटिपिक स्टैंड्स। ये मोनोटिपिक एक ही तरह के स्टैंड्स मिलते थे इसमें, परहैप्स इंडिकेटिंग इट वाज आल्सो एन अर्ली कॉलोनाइजर ऑफ सेंटर सरफेस। और ये माना जाता है कि ये भी शुरुआती कॉलोनाइजर थे सेंटर सरफेस के। सेंटर सरफेस का मतलब जहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी अनफेवरेबल थी बाकी प्लांट्स के लिए, तो ये राइनिया और इसके साथ में हॉर्नियोफाइटॉन यही ग्रो कर पाए, और फिर राइनिया गोएन वैगोनाई और हॉर्नियोफाइटॉन को लगभग एक साथ इसी इलाके में कई चट्टानों से नोट किया गया, हालांकि इनमें करेक्टर्स काफ़ी कुछ फ़र्क भी नज़र आए। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट हॉर्नियोफाइटॉन फ्लरिश इन डैम टू वेट कंडीशन। तो ये जो इनकी बेहतरीन ग्रोथ हुई थी वो डैम टू वेट कंडीशन में हुई थी, क्योंकि यह कोलोमेला वगैरह ब्रायोफाइटिक करेक्टर था, और ब्रायोफाइट डैम कंडीशन चाहते हैं तो वो कंडीशन इनसे मिलती जुलती हो गई। दिस सीम्स लाइकली फॉर टू मोर रीजन। फर्स्टली, लुकिंग एट द मॉडर्न सेंटर, their hygroscopic nature generally means that they easily retain water, and some cases their center surface where early colonizer plants are growing is covered by a intermittent film of water। तो इस तरह की जो सेंटर सरफेस पे ग्रो करने की टेंडेंसी थी वो ये दिखा रही थी कि ये कहीं ना कहीं वाटर लविंग है, और इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की फिल्म की ज़रूरत पड़ती है जो सेंटर सरफेस पे अवेलेबल था। तो वो जिस जिस वक्त पानी मिलता था इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती होगी, बाकी ये अपना इन्वायरमेंट से पानी को घसीट लेते थे, या फिर पानी का कम इस्तेमाल करके, क्योंकि लीफ वगैरह नहीं थी तो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते थे, और इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा था। सेकेंडली, इट वॉज नोटेड दैट हॉर्नियोफाइटॉन वॉज ऑफन एसोसिएटेड विद चिटरेट्स, जो चिट्रोमाइसिटीज़ हैं इनके साथ भी इनका एसोसिएशन था, जो फंगल हैं, और ये फंगाइस जो फंगस थे वो मिलते थे कहाँ पर, एक्वेटिक कंडीशन में मिलते थे जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा होता हो।
तो इससे भी अंदाज़ा लगाया गया कि ये थोड़ा सा डैम्प और वेट कंडीशन लविंग प्लांट थे। जैसा राइनिया थे जीरिक कंडीशन में ग्रो करने वाले, वैसे नहीं थे और थोड़ा सा इनको पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता होगा। अब तीसरा है इसमें जो फॉसिल टेक्सा है एस्टेरोजाइलॉन, और ये भी एक अच्छा राइनी प्लांट है, राइनी इलाके से लिया हुआ। इसको भी किडस्टन लैंग ने डिस्क्राइब किया था 1920 में, और नाम इसका दिया था एस्टेरोजाइलॉन मैकाई। They noted fertile elements probably belonging to the asterozoilon within their material. However, the fertile elements of the sporophyte were not finally resolved until Leon. तो इनको जो किडस्टन लैंग थे, इनको फर्टाइल स्पेसिमेन कुछ मिल गए थे, ये कुछ उसको बता नहीं पाए थे, उन्होंने बहरहाल एक नाम दे दिया था एस्टेरोजाइलन मकाई। और 1964 में लगभग 44 साल बाद लियोन ने डिस्कवर किया स्पोरेंजिया, और फिर ये जो किडस्टन और लैंग के जो फर्टाइल प्लांट थे वो दोबारा से एक बार लाइमलाइट में आए, और फिर एक नए प्लांट को बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, उसका नाम दिया गया नोथिया एफिला। तो एफिला में पत्तियां तो नहीं थी, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें मिल गई थी। टू डेट द गैमेटोफाइट ऑफ एस्टेरोजाइलॉन रिमेन अननोन, और गैमेटोफिटिक जो प्लांट हैं एस्टेरोजाइलॉन में वो बहुत अभी भी नहीं मिले हैं। द ओवरऑल मॉर्फोलॉजी एंड पैलियोइकोलॉजी ऑफ एस्टेरोजाइलॉन इज आउटलाइन बिलो। तो इसके आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें एस्टेरोजाइलॉन की मॉर्फोलॉजी और पैलियोइकोलॉजी के बारे में हम बात कर लेंगे। तो हुआ ये कि जो भी प्लांट मिले थे एस्टेरोजाइलन मकाई के, और उसको उन्होंने ये समझ के रखा था कि एस्टेरोजाइलन के ही प्लांट हैं और इसमें स्पोरेंजिया वगैरह बन रही हैं। वो बाद में जब लियोन ने काम किया तो उसको नोथिया एफिला करके रिपोर्ट किया, और ना कि एस्टेरोजाइलन मकाई करके। और आज की तारीख में एस्टेरोजाइलन मकाई के कोई भी गैमेटोफिटिक प्लांट मिले नहीं हैं। एरियल एक्सिस में बात कर लेते हैं। द एरियल एक्सिस ऑफ एस्टेरोजाइलॉन एग्जिबिट मैक्सिमम डायमीटर 12 मिलीमीटर के आसपास था, और 5 मिलीमीटर के स्केल लाइक लीव्स या इनेशन मिले थे इसमें। एस्टेरोजाइलॉन इज परहैप्स द लार्जेस्ट ऑफ द नोन प्लांट ऑफ द चेल्ट इन लाइफ, प्रोबेबली अटेनिंग अ हाइट अबव ग्राउंड ऑफ अबाउट 40 सेंटीमीटर। तो ये सबसे बड़े प्लांट उस जो चेल्ट था, राइनी का चेल्ट, उसमें जो प्लांट मिले उनमें सबसे बड़े प्लांट्स में से एक माने गए। ब्रांचिंग इसकी डाइकोटोमस और मोनोपोडियल दोनों ही थी। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्टेरोजाइलन आर द स्केल लाइक इनेशन। अब इसमें जो इनेशंस थे ये इसमें नई चीज़ थी जो पहले के प्लांट्स में नहीं मिले थे। दैट इमर्ज फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द स्पायरल अरेंजमेंट अराउंड द एक्सिस। और स्पायरल अरेंजमेंट में ये थे, एपिडर्मिस से निकलते थे एक्सिस के चारों तरफ। दीज आर नॉट ट्रू लीव्स सिंस दे डू नॉट पॉजेज अ वैस्कुलर स्टैंड। अब इसमें कोई भी वैस्कुलर स्टैंड नहीं था, इसलिए इनको लीफ नहीं माना गया, बल्कि इनको ये कहा गया कि इनेशंस हैं। द क्यूटिकल ऑन बोथ एक्सिस एंड इनेशन बेयर अबंडेंट स्टोमेटा। और क्यूटिकल जो थी इन नेशंस की, उसमें स्टोमेटा काफ़ी मिले, और डार्क कलर की गार्ड सेल्स भी मिली। द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द नेशन वेरीज फ्रॉम स्मूथ टू पेपिलेट। और जो सरफेस थी वो स्मूथ भी थी, पेपिलेट भी थी, और जो दोनों ही कंडीशन यहाँ मिली, तो ये देखा गया कि काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन हो गया डेवलपमेंट होते होते। तो यहाँ पर आप एक एलएस देख रहे हैं जो आउटर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस एरियल एक्सिस एस्ट्रोजाइरन मकाई की दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये नेशंस थे जिनको लीफ कहा गया था, लेकिन लीफ में सप्लाई वैस्कुलर होती है, तो फिर ये माना गया इसमें वैस्कुलर सप्लाई नहीं है, तो ये लीफ तो नहीं होंगे, तो इनको नाम इनेशन दे दिया गया। तो ये ई से इनेशन हो गए। तो ये आप देख रहे हैं आउटर एपिडर्मिस, और यहीं से ये इनेशन निकले हुए हैं। और यहाँ पर आप छोटे छोटे ग्रुप से देख रहे हैं जिसमें आपको ये जो स्टोमेटा है वो भी नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत इंप्रेशन मिले थे जो कि राइनी चाइल्ड पे मिले थे। और वहाँ पर पहली दफ़ा ये देखा गया कि जो स्टेम है वो स्मूथ ना होकर उस पर कुछ आउटग्रोथ पाई गई। द कॉर्टेक्स में बी डिवाइडेड इनटू नैरो आउटर जोन। तो इसमें फिर से वही आउटर जोन आ गया, इनर जोन आ गया, जो कि दोबारा से 3 जोन में बटा। एन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट सेल्स with a trabecular middle layer of elongated cells will well develop intercellular air spaces network। तो ये एरेनकाइमा टाइप का था। ओकेजनली द इनर जोन ऑफ द कॉर्टेक्स डिस्प्ले फंगल इन्फेस्टेशन, और इसमें जो इनर जोन था उसमें फंगल का इन्फेस्टेशन रिपोर्ट किया गया। द वैस्कुलर स्टैंड इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव। वैस्कुलर स्टैंड काफ़ी ठीक ठाक था। एस्ट्रोजाइन पॉजेस, इसमें एक्टिनो स्टील मिली, सितारा नुमा जो स्टील आपको बताई थी वो मिली। In other words, the vascular stand appears to star-shaped or stellate in transverse section. Xylem exarch था, और कहीं कहीं पर ये मिजार कंडीशन भी शो कर रहा था,
और ये हमेशा लोब में एंड हो रहा था। एक्टिनोस्टील के साथ साथ स्पाइरल थिकनिंग भी जाइलम में देखी गई। फ्लोएम टिश्यू जो था वो बेस्ट डेवलप था लोब्स के ऊपर, जो जाइलम स्टैंड के ऊपर की तरफ मिला। लीफ ट्रेसेस आर ऑफन सीन वेयर वेस्कुलर टिश्यू स्प्लिट फ्रॉम द सेंट्रल स्टील। और लीफ ट्रेसेस का थोड़ा बहुत यहाँ पर इंप्रेशन हमें मिले हैं, जहाँ पर जो सेंट्रल स्टील है वो स्प्लिट कंडीशन में दिखाई पड़ रही है। और ये ट्रेसेस जो जा रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, एनेशन के बेस के ऊपर बिल्कुल लैंड करते हुए। अंदर तो नहीं जा रहे थे लेकिन यहाँ तक जा रहे थे, तो अंदर ना जाके इनके बेस पर ही ख़त्म हो रहे थे, लेकिन जा रहे थे ये वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पर फिगर देख लीजिए, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है प्रोस्टेट एरियल एक्सिस का एस्ट्रोलर जाइलॉन का, जिसमें आपको एकदम वेल डेवलप्ड लोब दिख रही हैं, ये लोब दिख रही हैं। तो ये स्टिलेट कंडीशन हो गई, स्टार शेप स्टील हो गई। और यहाँ पर स्लाइटली ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ जाइलम स्ट्रैंड का है, स्पाइरल थिकनिंग दिखाई पड़ रही है, ये थिकनिंग दिखाई पड़ रही है। ये थोड़ा बहुत हाईलाइटेड पोर्शन है इसके मुकाबले में। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोब्स का पाया जाना जाइलम में और ये थिकनिंग का पाया जाना स्पाइरल थिकनिंग एस्टेरोजाइलोन में। अब इसका राइजोमल एक्सिस भी देख लेते हैं, इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन है राइजोमल एक्सिस का, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। द राइजोम एस्टेरोजाइलोन डिस्प्ले अ डायमीटर अप टू 4.2 मिलीमीटर। दे आर नेकेड लैक राइजोइड्स। इसमें कोई वो नहीं, इनेशंस वगैरह नहीं थे, राइजोइड भी नहीं होते हैं। और ब्रांचिंग इसमें रिपीटेडली थी। द एपिडर्मिस ऑफ द राइजोम्स आर पेपिलेट। एपिडर्मिस जो थी वो पेपिलेट थी, स्मूथ नहीं थी। कॉर्टेक्स ऑफ द एस्टेरोजाइलोन डिवाइडेड 3 जोन में था। आउटर जोन जो कि क्लोजली पैक सेल का था, और इनर जोन था जिसमें कि इन्फेक्शन फंजाई का मिला। द राइजोम एग्जिबिट एन एलिप्टिकल एक्सार्च जाइलम स्टैंड विद स्पाइरल थिकनिंग। और यहाँ पर जैसा स्टेम में मिलता है एक्सार्च जाइलम स्पाइरल थिकनिंग के साथ, वैसा यहाँ पर भी कंडीशन मिली थी। तो जो फ़र्क चीज़ें हो गई वो ये फ़र्क हो गई कि इसमें राइजोइड नहीं मिला हमें, और साथ साथ जो इनेशंस थे जो एरियल एक्सेस पे दिखते थे वो इनेशंस भी राइजोम में नहीं दिखते। स्पोरेंजियम इसका देख लेते हैं। द स्पोरेंजियम वेस्टरोजाइलॉन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लियोन। लियोन ने पहली बार बताया था। दो मैनी एनाटोमिकल डिटेल रिमेन अनरिजॉल्व। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये तब भी पता चल गया कि स्पोरेंजिया रेनिफॉर्म या किडनी शेप्ड होती हैं, और रादर फ्लैटेंड मीडियली विद अ मार्जिनल डेhiscence मैकेनिज्म। और इसमें जो लाइन ऑफ डेhiscence है वो मार्जिनल थी। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये मार्जिनल लाइन ऑफ डेhiscence आपको ये दिखाई पड़ रही है। द मैक्सिमम डायमेंशन फॉर अ सिंगल स्पोरेंजियम ये कितना था, 7 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर तक था। तो ये लंबाई चौड़ाई हो गई। द डिपोजिशन ऑन द एरियल एक्सिस इज रादर स्कैटर्ड। डिपोजिशन जो था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ या कॉम्पैक्ट या एकदम रेगुलर नहीं था। ईच स्पोरेंजियम बीइंग लेटरली अटैच वाया स्टॉक इमर्जिंग बिटवीन द एंगल ऑफ इनेशन एंड द मेन स्टेम। और यहाँ पर ये जो इसमें जो स्पोरेंजियम है वो अटैच थी एक छोटे से स्टॉक से, जो कहाँ पर बनता था, बिटवीन द एंगल ऑफ इनेशन, जो इनेशन का एंगल था, और मेन स्टेम यहाँ पर बनता था। तो लगभग एक्सिलरी कंडीशन हम इसको मानकर चल सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट किया इसको किडस्टन और लैंग ने 1920 और 1921 में। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बहुत कॉम्पैक्ट नेशंस वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, ब्रांचिंग दिख रही है डाइकोटोमस, और ये स्केल लाइक लीव्स या नेशंस हैं। राइजोम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नेकेड है, इसके ऊपर कोई इनेशन नहीं मिल रहे हैं जैसे यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। और मॉडल फिर इसका बनाया बाद में स्टीफन केन ने, और ये मॉडल है इसका। तो उन्होंने इसको अपने हिसाब से जैसा ये बताया था कि स्टेंग लैंग ने, उसी तरह से बना के दिखाया। अब इसमें ये जो पोर्शन है जो राइजो एक तरह से हम कहें कि राइजोमेटस है, तो वो यहाँ अंदर इन डेप्थ चला गया, इसलिए उसको नहीं दिखाया है। लेकिन बाकी जो एरियल पार्ट है वो वैसे ही दिख रहा है जैसे कि इन्होंने बनाया था क्रिस्टन लैंग ने, कि बहुत डेंसली, जैसे कि हम सिलेजनेला वगैरह देखते हैं उसी तरह से पैक्ड स्ट्रक्चर था। हालांकि लीफ नहीं थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको इनेशंस बोला गया। तो ये रिकंस्ट्रक्ट किया क्रिस्टन लैंग ने, और इसका मॉडल फाइनली बनाया स्टीफन केन ने।
रिलेशनशिप इसकी देख लेते हैं। एस्ट्रोलोजाइलॉन इज रादर मोर एनाटॉमिकली कंप्लीट देन द अदर नोन राइनी चेल्ट प्लांट। सो राइनी चेल्ट प्लांट में जो बाकी दो मिले थे हॉर्नियोफाइटॉन और राइनी, उससे उसके मुकाबले में एनाटॉमिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और इसको जो है हम ट्रू लाइकोफाइट की कैटेगरी में लाते हैं, जो क्लब मॉसेस की तरह बनता है, जैसे लाइकोपोडियम उसी तरह से आपने मॉडल भी अभी पिछले देखा था, तो वैसे ही बन रहा था। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम टूगेदर विद द करेक्टरिस्टिक एक्सार्ज एक्टिनोस्टील एंड लेटरल डिपोजिशन ऑफ द स्पोरेंजिया। तो वैसे ही जैसे सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम में बनता है, और इसी वजह से इसको लाइकोफाइट में ले गए, जिसको हम कहते हैं कि ये क्लब मॉसेस के आसपास का फॉसिल प्लांट था, जिसका नाम एस्टेरोजाइलॉन दिया गया था। द स्पायरली थिकेंड एंड रेटिकुलेट सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल्स आर ऑल्सो टिपिकल ऑफ लाइकोफाइट। अब जिस तरह से ये स्पायरली थिकेंड और रेटिकुलेट सेल वॉल है, ये भी लाइकोफाइट का करेक्टर था। मॉडर्न लाइकोफाइट्स आर ऑल्सो करेक्टराइज बाई देयर इनेशंस, और जो नए वाले मॉडर्न आजकल जो हम पढ़ते हैं लिविंग में, उसमें भी माइक्रोफिल्स मिलती हैं स्केल लाइक लीव्स, तो वो माना गया कि ये बिल्कुल एस्ट्रोजाइलॉन में बनना शुरू हो चुकी थी, तो ये भी करेक्टर लाइकोफाइट की तरह गया। इन एस्ट्रोजाइलॉन द वैस्कुलर ट्रेस स्टॉप्स एट द बेस ऑफ द इनेशन विच में सजेस्ट द प्लांट रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइकोप्सिड लीव्स। और ये देखा गया कि जो वैस्कुलर सप्लाई है वो ऐसे तो जा रही है, यहाँ पर आके रुक गई, तो एवोल्यूशन जब आगे बढ़ गया होगा तो ये भी आगे बढ़ गई होगी, तो ये एक जगह दिखा रही है ऐसी जगह के जहाँ पर ये रुकाव हो गया। तो पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, उसके बाद यहाँ लीफ एक बनी, जो कि नेशन हम कहते हैं, और थोड़ी बहुत वैस्कुलर सप्लाई उधर जाने की कोशिश में थी, लेकिन जा नहीं पाई एस्ट्रोजाइलॉन तक। बाद में जो प्लांट्स ऑफ द लिविंग कंडीशन में हम देखते हैं, उसमें ये पूरी निर्बाध अंदर तक चली जाती है। तो ये एवोल्यूशनरी लाइन को भी दिखाता है, और साथ साथ ये भी दिखाता है कि लाइकोप्सिड की लीफ की तरह स्ट्रक्चर था ये। पैलियो इकोलॉजी इसकी देखी जाए तो एस्ट्रोजाइलॉन इज अ क्वाइट कॉमन encountered in a number of shelled beds and apparently form in the significant component of the Rhyni flora during the early Devonian। तो काफ़ी Rhyni flora में काफ़ी इसकी प्रभाविकता देखी गई। Its rhizome are usually found traversing plant litter, and plant is not primarily found in occur in situ with two or more other genera नोथिया, राइनिया, एगेलोफाइटॉन and occasionally वेनिचेरिया। तो इन सब के साथ में इसकी जो प्रेजेंस है वो नोट करी गई। इट सीम्स देयरफॉर द एस्ट्रोजाइन प्राइमरी लिव्ड एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्स प्लांट कम्युनिटी। तो ये देखा गया कि अकेले रहना पसंद नहीं करता था, ये कम्युनिटी में रहता था, अलग अलग प्लांट भी इसके साथ मिले, जो कौन कौन से थे, नोथिया था, राइनिया था, एगेलोफाइटॉन थे, और कभी कभी वेंचोरिया भी इसके साथ मिल रहा था। The fact that Asteroxylon possesses an extensive substrate penetrating root system suggested it was capable of exploiting larger volume of water and nutrient than the अदर राइनी प्लांट। और क्योंकि इसमें काफ़ी डेवलप रूट सिस्टम मिला, तो ये माना गया कि बाकी जो प्लांट थे वो थोड़ा प्रिमिटिव थे इसके मुकाबले में, और इसके रूट सिस्टम ने इसको बहुत कैपेबल बना दिया, और इस वजह से इसकी प्रेजेंस हर जगह हमें दिखाई पड़ती है राइनी चेल्ट से। ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एरियल एक्सिस। और माइक्रोफिल्स के बनने से जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ गया, तो जो सरफेस से एब्सॉर्प्शन वाटर का था वो भी इसका अनप्लांट के मुकाबले में बेहतर था। दिस वुड हैव क्रिएटेड अ लार्जर फोटोसिंथेटिक सरफेस एंड विद द ग्रेटर डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा द प्लांट पोजेस वुड ऑल्सो हैव मेंट ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। और सरफेस एरिया बढ़ गया तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गई, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ग्रीन था, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गई तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ, स्टोमेटा के नंबर बढ़ गए, तो गैसेस एक्सचेंज भी बेहतर हुआ। सब मिला के जो बात ये हुई कि मेटाबॉलिज्म इसका बाकी प्लांट के मुकाबले में बहुत अच्छा चला, और जिसकी वजह से इसने अपने आप को टॉलरेट कर लिया ड्राई क्लाइमेट या ड्राई हैबिटेट के कंडीशन में अन्य बाकी जो राइनी फ्लोरा है उन प्लांट्स के मुकाबले में। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी तौर से मिला। अगर हम कंपेयर करें एक हॉर्नियोपाइटॉन, राइनी और एस्टेरोजाइलॉन में कि कौन सबसे बेहतर था, तो हमारा आंसर होगा एस्टेरोजाइलॉन। क्यों बेहतर था, तो उसमें बहुत से कारण आप बता सकते हैं। तो उसमें यही है कि अडेप्टेशन कितना अच्छा हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया प्लांट का, स्टोमेटा अच्छे पाए गए, ज़्यादा पाए गए, साथ साथ रूट का डेवलपमेंट हो गया, और जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत हो गई, तो वो सब जो कंडीशन थी इवोल्यूशन में एक लेवल आगे चली गई। इस वजह से ये मिला तो उनके साथ में जो कि इससे प्रिमिटिव थे, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी मिली। अगला प्लांट है कैलामाइटिस। तो कैलामाइटिस ये एक्सटेंट आर्बोरिसेंट ट्री लाइक प्लांट माना गया था हॉर्सटेल का, और जो इक्विसिटम आजकल पढ़ते हैं उससे ये बहुत क्लोजली रिलेटेड माना जाता है। अनलाइक देयर हर्बेशियस मॉडर्न कजन, द प्लांट्स फॉर मीडियम साइज ट्री
growing to height of more than 30 meter. They were component of under stories of coal swamps एंड कार्बोनीफेरस पीरियड। तो ये कार्बोनीफेरस पीरियड का प्लांट है कैलामाइटिस, जिसके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो आजकल के एक्विसिटम है। जो इसकी हैबिट होती है आर्बोरिसेंट है या फिर ट्री लाइक है। एक्सटर्नल फीचर इसके देख लेते हैं। द क्लेमाइटिस फॉसिल रेंज फ्रॉम पिथ, कास्ट, स्टेम, ट्विग्स, लीव्स, स्ट्रोबाइली, ये सभी कुछ इसमें मिले। द स्टेम ऑफ कैलामाइटिस known as calamitis, leafy twigs are known as annularia and fructification are known as क्लेमाइटोस्टाइकिस। तो इन सब के जो अलग अलग चीज़ें मिली एक साथ तो मिला नहीं, तो स्टेम मिला उसका नाम दे दिया गया क्लेमाइटिस, लीफी ट्विग मिली उनका नाम दे दिया गया एनुलेरिया, और जो इसके फ्रैक्टिफिकेशन जो फ्लोटिंग बॉडीज़ मिली उसको बोला गया कैलेमोस्टाइकिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सब चीज़ें अलग अलग मिली और सबके अलग अलग नाम हुए। फिर ये रिकन्स्ट्रक्ट करके एक प्लांट बन गया कैलामाइटिस। द प्लांट बॉडी ऑफ कैलामाइटिस वॉज अ टॉल ट्री ग्रोइंग अ हाइट ऑफ 20 to 30 मीटर। तो 20 से 30 मीटर तक इसकी हाइट मानी जाती है उस वक्त रही होगी। द प्लांट हैड अंडरग्राउंड प्रोस्टेट राइजोम। द राइजोम वॉज डिफ्रेंशिएटेड इंटू नोड्स एंड इंटरनोड। जैसे हम देखते हैं कि एक्विसिटम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी था। और एडवेंटिशियस रूट्स थी हर नोड के ऊपर। फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द राइजोम अरोज अ नंबर ऑफ एरियल शूट। अपर सरफेस से बहुत सी एरियल शूट्स निकलती थी, जैसे किसी भी आजकल के प्लांट में हम देखते हैं। ये इसका रिकंस्ट्रक्शन है जो पूरा आप ट्री लाइक देख ही रहे हैं, बड़ा अच्छा सा। ये नोड दिख रही है, ये नोड है, ये बीच के पोर्शन इंटर नोड है। फिर ये डाइकोटोमी होते होते ऊपर तक के बड़ा अच्छा ब्रांचिंग हो गई और इसका इस तरह से एक अपीरियंस आ जाता है। सम ऑफ दीज एरियल शूट प्रोड्यूस रूट्स एट सम ऑफ द लोअर नोड्स। और नीचे की जो नोड्स हैं वहाँ से ये रूट्स भी निकल आती हैं, तो ये भी रूट्स निकल आती होंगी, इंडिकेटिंग दैट राइजोम ग्रू एट सम डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। और इसमें ये माना जाता है कि राइजोम इतना अंदर तो चल रहा है लेकिन थोड़ी दूर तक वही कंटिन्यू करता है और वहीं से ये रूट्स निकल आती हैं। इरेक्ट शूट्स वर कंस्ट्रिक्टेड एट द पॉइंट ऑफ देयर जंक्शन टू द राइजोम। और जो इरेक्ट शूट्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होती हैं कहाँ पर, जो जंक्शन पॉइंट होता है राइजोम का। द ब्रांचिंग वॉज कॉन्स्पिक्वस इन एरियल शूट्स विच हैड पल्स ऑफ ब्रांचेज एट द नोडल रीजन। इस तरह से ये बहुत एक्सटेंसिवली ब्रांच प्लांट हुआ होगा उस वक्त। The lateral branches of the aerial shoot in some cases persisted for a long time and were thick as main axis, giving a familiar appearance of the present day equisetum। तो ये ब्रांचिंग बहुत जल्दी गिरती नहीं होंगी, परसिस्टेंट रहती होंगी, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस जो आजकल का इक्विसेटम है, जैसे हमने इक्विसेटम में आपको ब्रांचिंग दिखाई थी वैसे ही इसमें होती होगी, जिसकी वजह से इसका साइज़ और जो इसका डायमीटर है पूरे प्लांट का वो काफ़ी ज़्यादा था। द सर्फेस ऑफ द स्टेम हैड लॉन्गिट्यूडनल रिप्स अल्टरनेटिंग विद द ग्रूव्स। और इसमें भी जो स्टेम है वो उसमें ग्रूव्स और रिजेस पाई जाती हैं, जैसे एक्विसिटम में हम पढ़ चुके हैं। बट इन सम इंस्टेंसेस द रिप्स ऑफ सक्सेसिव इंटरनोड्स वर डायरेक्टली अबव इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग विद वन अनदर। तो यहाँ पर थोड़ा इक्विसिटम में अल्टरनेशन होता है, यहाँ पर क्या है कि ये डायरेक्टली एकदम ऊपर ही पाई जाती हैं, अल्टरनेट नहीं करती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इसके देख लेते हैं। एनाटॉमिकली द स्टेम ऑफ कैलामाइटिस शोज एन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। तो ये तो हिस्से हो गए। इन द यंग स्टेम द कॉर्टेक्स हैड एन आउटर स्क्लेरोटिक जोन एंड इनर थिन वॉल पेरेन्काइमेटस जोन। देयर वर नो वैल्यूकुलर कैनाल। इक्विसिटम में वैल्यूकुलर कैनाल पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, याद रखने के पॉइंट है। स्टील साइफोनोस्टीलिक कंडीशन है, एडवांस टाइप की स्टील है। इन द सेंट्रल रीजन देयर वाज अ पेरेन्काइमेटस पिथ एट द नोड्स बट रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रल कैविटी एट द इंटर नोड्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस किस तरह से नोड्स और इंटर नोड्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है पेरेन्काइमेटस रीजन का। द वेस्कुलर बंडल हैड collaterally arranged xylem and phloem. The xylem was dark. The tracheids are scariform in metaxylem but annular and spiral thickening in protoxylem। तो ये पॉइंट देखना होगा कि दोनों में अलग अलग होता है। इन ईच वेस्कुलर बंडल देयर वाज अ carinal canal formed by dissolution of the protoxylem element। प्रोटोजाइलम एलिमेंट की डेथ हो जाती है और वहाँ पर एक कैविटी बनती है जिसको कहते हैं कैरिनल कनाल। तो ये कैरिनल कनाल का फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये सब जो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम है, प्रोटोजाइलम है, लकूना बन रहा है, पिट कैविटी बन रही है, ये सब कैलामाइटस के जो फॉसिल मिले थे उसके आधार पर ये अज्यूम करा गया है। Secondary growth in the stem took place by the activity of cambium.
जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैम्बियम की एक्टिविटी से होती है और हमेशा ऐसे ही होती भी है। द सिलेंडर अटेन थिकनेस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर तक चली जाती है ट्रंक की सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। द सेकेंडरी वुड डिड नॉट शो द डिफरेंशिएशन ऑफ एनुअल रिंग्स, लेकिन इसमें कोई एनुअल रिंग जैसी चीज़ नहीं दिखती, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हो पाती है या बिल्कुल सिस्टम से नहीं होती, इसलिए एनुअल रिंग नहीं बनती है। हार्डवुड और सैपवुड जैसी चीज़ें नहीं बनती। दीज पॉइंट आउट दैट द प्लांट हैड एन एवरग्रीन फोलिएज, तो ये जो कुल लक्षण है उसमें ये लगता था कि एवरग्रीन फोलिएज थी, इसमें परसिस्टेंट पत्तियाँ थी, ग्रीन रहती थी जो साल भर। और एनुअल रिंग का जो फॉर्मेशन है वो इसी वजह से नहीं हो पाता था क्योंकि जब उन्हीं में एनुअल रिंग बनती है जिनमें डेसिडुअस कंडीशन ज़्यादा होती है, उनमें आप एनुअल रिंग्स को अच्छा देख पाते हैं। जो आपके एवरग्रीन प्लांट होते हैं उनमें जो एनुअल रिंग्स हैं वो उतना ज़्यादा प्रभावी तौर से नहीं दिखाई पड़ती। सेकेंडरी जाइलम हैड स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटेट ट्रैकिड्स, ये कंडीशन हो गई। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो टुक प्लेस इन कॉर्टेक्स प्रोड्यूसिंग पेरिडर्म एंड सेवरल सेंटीमीटर इन थिकनेस, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें पेरिडर्म का निर्माण होता है जो कि कई सेंटीमीटर तक थिक हो सकती है। लीव्स, तो जो लीफ मिली थी उनका नाम रखा गया था एनुलेरिया, तो वो प्लांट जो बनाया गया था उसको एनुलेरिया दिया गया था नाम। बाद में पता चला कि कैलेमेटस की लीफ है। द फोलियज वॉज फाउंड मोस्टली इन द स्मॉलेस्ट ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब में मिली थी ये। दे वर वर्ल्ड इन अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट वर्ल्ड में था। और लीव जो थी वो लीनियर लेंसोलेट थी और सिंगल वेन थी, 4 से 5 मिलीमीटर इनकी लेंथ थी। रूट की बात करें तो रूट का जो प्लांट मिला था उसको नाम दे दिया गया था एस्ट्रोमाइलॉन, और ये इसमें कंडीशन ट्राइआक जाइलम था और सेंट्रीपिटल प्रोटोजाइलम था। कैम्बियम भी प्रेजेंट था लेकिन इसमें जो था वो सेकेंडरी वुड बहुत लिमिटेड थी, ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी गई। स्ट्रोबाइलाई जो था वो उसको नाम दिया गया था कैलेमोस्टाइकस, और इसमें एक सेंट्रल एक्सिस थी जिसमें वर्ड थे स्पोरेंजियोफोर के, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अल्टरनेटिंग विद द वर्ल्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर वर वर्ल ऑफ स्टेराइल अपेंडेजेस, और इसमें एक इसमें अपेंडेज स्टेराइल होती थी, एक जो इसमें वर्ड था वो फर्टाइल होता था। स्टेराइल फर्टाइल इस तरह से ये अरेंज रहते थे अल्टरनेट करते हुए। द टिप ऑफ ईच ब्रांच रिकर्व टुवर्ड्स द स्ट्रोबाइलस एक्सिस एंड हैड अ स्पोरेंजियम एट द टिप, और जो टिप थी फर्टाइल की वो इस तरह से घूम जाती थी और घूमने के बाद यहाँ पर ये स्पोरेंजिया वगैरह इसमें लगते थे। कंडीशन जो थी इसमें होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दोनों मिल गई थी। द स्ट्रोबाइलस हैड बोथ टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया इन हेट्रोस्पोरस फॉर्म, और जो हेट्रोस्पोरस फॉर्म थे उसमें दोनों तरह से स्पोरेंजिया इसमें मिल जाते थे स्ट्रोबाइलस में। अगला प्लांट है लेपिडोडेंड्रॉन, और लेपिडोडेंड्रॉन ये भी एक एक्सटिंक्ट जीनस है जो कि ट्री साइज का होता है, लाइकॉप्सिड है, और कार्बोनीफेरस में ये मिला था 359 से 299 मिलियन ईयर्स अगो। ये प्लांट कभी दुनिया में मौजूद थे, अब नहीं है। और जो इनके रिलेटिव हैं वो लेपिडोफोलियोस था, बॉथरोडेंड्रॉन है, पैरालाइकोपोडाइटिस है, और ये मॉडर्न जो क्लब मॉस हैं जैसे कि लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला, उनके रिश्तेदार माने जाते हैं। दे ग्रू अप टू 40 मीटर, 130 फीट तक ये जा सकते थे, और 2 मीटर इनका डायमीटर होता था मेन ट्रंक का। ड्यूरिंग देयर जुवेनाइल स्टेजेस दीज प्लांट्स ग्रू एज अनब्रांच्ड ट्रंक्स विद अ शॉक ऑफ लॉन्ग थिन लीव्स एंड स्पॉल्टेड नियर द ग्रोइंग टिप, तो ये सारी जो उनके लक्षण हो गए, पत्ती महीन महीन होती थी और इसमें जितना भी फर्टाइल पोर्शन बनता था वो टिप की तरफ बनता था। द ब्रांच दे ब्रांच एट लेटर स्टेज इधर इन इवन डाइकोटोमी, ब्रांचिंग डाइकोटोमी भी हो जाती थी, और कभी कभी जो है वो लेटर ब्रांचेस भी इसमें बनते थे, उसमें भी डाइकोटोमी हो जाती थी। ब्रांचिंग के बाद जो लीव्स हैं उनका शेप ऑल शेप्ड हो जाता था, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता था तो ओल्डर पार्ट जो है वो वहाँ पर हम देखते थे कि लीफ बेसेस मिल जाते थे टूटी हुई पत्तियों के, जिनका शेप डायमंड शेप होता था लगभग इस तरह से। स्टेम वर करेक्टराइज बाय अ सिलेंडर सेंट्रल स्टैंड ऑफ वुड एंड थिक बार्क, और इसमें जो है सेंट्रल वुड पाई जाती थी, थिक बार्क पाई जाती थी, और सेकेंडरी ग्रोथ ठीक ठाक होती थी। सिंस स्टेगमेरिया द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट मिला था राइजोम जैसा प्लांट, उसको नाम दिया था स्टिगमेरिया।
वो स्टेम की तरह रिजेंबल करता था। दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू रूट्स, और इनमें कोई ट्रू रूट्स जैसी चीज़ें नहीं थी। द शेप ऑफ द लीफ बेस and the arrangement of their vascular stand distinguish the different genera within the groups of arborescent lycopsid। अब इसमें जो लीफ बेस है और जो वैस्कुलर सप्लाई है, इसके आधार पर अलग अलग जेनरा का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया। लाइकॉप्सिड में कौन से लाइकॉप्सिड, जो कि इरेक्ट प्लांट बनाते हैं। तो ये फॉसिलाइज प्लांट पार्ट्स हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये कुछ फॉसिलाइज प्लांट पार्ट्स हैं और ये इसका रिकंस्ट्रक्शन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साइकिल जैसा स्टेम दिख रहा है। इसमें लीफ बेसिस इस तरह से छोटे छोटे दिख रहे होंगे, जो डायमंड शेप थे ये स्ट्रोबाइली टिप के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और ये पूरा क्राउन एक दिख रहा है हमें ऊपर। यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है वो राइजोइडियल या स्टिग्मेरियन सिस्टम है, क्योंकि ये जो डिस्कवर हुआ था इसका नाम स्टिग्मेरिया रखा गया था। बाद में ये और ये दोनों जोड़ दिए गए, तब एक प्लांट बन गया। लेकिन उससे पहले क्या था कि ये अलग माना गया, ये अलग माना गया था, इसलिए आपको सबके अलग अलग नाम दिखाई पड़ते हैं। लेपिडोडेंड्रॉन एंड इट्स रिलेटिव रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। स्पोर से रिप्रोड्यूस करते थे। मेगा स्पोर जो फीमेल बनाता था, और मेल जो है वो छोटा माइक्रो स्पोर बनाते थे, जैसे यूजुअल होता है। लेपिडोफोलियोस रैप्ड इज मेगा स्पोरेंजियम इन अ लेयर ऑफ टिश्यू मच लाइक दैट ऑफ सीड प्लांट। और इसमें जो था एक कवरिंग थोड़ी सी होती थी जैसे सीड प्लांट में होती है, और ये लाइकोप्सिड लीनियज से इंडिपेंडेंट था, इसमें कोई इसका लेना देना नहीं था। In some genera, spore-bearing cones were produced at the tip of the branches, suggesting that the plants could reproduce only once in their lifetime। और ये माना जाता है कि इसके जो कंडीशन थी वो बिल्कुल टिप पर मिलते थे, तो उसके बाद ग्रोथ वगैरह नहीं होती थी ज़िंदगी में। एक ही बार फिर यहाँ पर प्लांट की लाइफ में एक ही बार वो स्पोर धारण करता होगा, ऐसा लोगों का अजम्पशंस है। लेपिडोडेंड्रॉन एंड इट्स रिलेटिव लिव्ड इन द एक्सटेंसिव पीट फॉर्मिंग स्वैम्स। जहाँ पर स्फैग्नम वगैरह ज़्यादा मिलता था वहाँ पर मिलते थे, जैसे कि अर्ली और मिडिल पेनिसिल्वेनियन इपॉक्स में। और एक्सटिंक्ट हो गए थे ये, जैसे जैसे जब वो स्वयं से वो डिसअपियर हुए तो उनका हैबिटेट खत्म हो गया और ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। हैबिट और हैबिटेट लेपिडोडेंड्रॉन का, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मिडिल लिवोनियन लाइकॉप्स में आता है। आर्बोरिसेंट प्लांट था, ट्री फॉर्म में था, 164 फीट तक इसकी हाइट जाती थी। स्वयं फॉरेस्ट में था, तो जैसे जैसे स्वयं खत्म हुआ ये भी खत्म हो गया। कार्बोनिफेरस पीरियड में इसको हम देखते हैं कि इनकी जो आबादी थी वो बेहतर थी, और जो जगह थी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यूरा अमेरिकन प्रोविंस था, जहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में ग्रो किए होंगे। अमंग दीज लेपिडोडेंड्रॉन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। और जितने भी इसमें प्लांट मिले इस पीरियड में, इसमें जो लेपिडोडेंड्रॉन था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आर्बोरिसेंट मेंबर माना गया था। द लेपिडोडेंड्रॉन वाज अ लार्ज ट्री विथ प्रोमिनेंट ट्रंक। इतना हाइट हो गई। अल्टीमेट डाइकोटोमिस फॉर्म द लीव्स। तो जो अल्टीमेट डाइकोटोमीज थी उनमें पत्तियां बन जाती थी। जो बिल्कुल डाइकोटोमी लास्ट होने वाली थी उससे पहले वाली जो अल्टीमेट कंडीशन है वो यही थी कि आखिर में जहाँ पर ये ख़त्म होंगी, जैसे अब ये ब्रांचिंग जा रही है, इससे पहले भी ये डाइकोटोमी हुई होगी, और जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है तो ये पत्तियाँ बन गई होंगी। द प्लांट हैड बाइपोलर ग्रोथ बाइपोलर थी। दस द मेन एक्सिस डेवलप ब्रांचेज एट बोथ एंड्स, इसलिए दोनों एंड्स पे ब्रांचेस बनती थी। द एरियल ब्रांचेस फॉर्म थ्री डायमेंशनल डाइकोटोमीज बेयरिंग ब्रांचेस एंड foliage। और सिमिलरली द बेसल ब्रांचेस फॉर्म थ्री डायमेंशनल डाइकोटोमीज बेयरिंग स्टिग्मेरियन रूट सिस्टम। तो नीचे की तरफ स्टिग्मेरियन रूट सिस्टम था, जो फिगर में आपने देखा था। ऊपर की तरफ एरियल पार्ट था। स्ट्रक्चर क्या था? स्टेम था। इसको द स्टेम फॉर्म जीनस कॉल्ड लेपिडोडेंड्रॉन। तो जो स्टेम मिला था उसी को लेपिडोडेंड्रॉन नाम दिया गया था, और ये कास्ट और कंप्रेशंस के तौर पर मिल पाया था। इन मोस्ट स्पीशीज द ट्रंक अटेंड अ हाइट ऑफ 98 to 115 फीट। तो ये काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े प्लांट होंगे अपने ज़माने के। और पहली ब्रांचिंग जो इसमें मिलती थी वो 30 से 35 मीटर पे। तो प्लांट की कुल हाइट तो होती थी हमारी 98 to 115 या 30 से 35 मीटर, और यहाँ पर जो पहली ब्रांच अपेयर होती थी वो भी कितने पे होती थी? 30 से 35 मीटर तक ये ग्रो करता था। उसके बाद इसमें ब्रांचिंग होती थी, तो बहुत वक्त बाद ब्रांचिंग इसमें नोट करी गई। At the base, the trunks are known to be 3.3 फीट और 1 मीटर इन डायमीटर। और ट्रंक जो था वो उसका भी जो डायमीटर था वो भी 1 मीटर के आसपास नोट किया गया।
न्यूमरस लीफ कुशंस अरेंज स्पायरली ऑन द स्टेम सरफेस, और लीव्स के जो कुशंस थे या लीव जो निकल रही थी बहुत डेंस, वो स्पायरल अरेंजमेंट में निकलती थी। ये एक फिगर है लीफ कुशन का जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक लिग्यूल दिख रहा है पिट का, वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, इंट्राफोलियर पेरिकनस दिख रहा है और ये पेरिकनस दिख रहे हैं। ये वो पोर्शन है जहाँ से ये लीफ वगैरह निकली होगी। द लीफ कुशंस आर rhomboidal इन शेप एंड ब्रॉडर इन देयर वर्टिकल डायमेंशन देन द ट्रांसफर लेंथ। जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये rhomboidal शेप है और इसकी जो लेंथ है वो ठीक ठाक है, और ये इसकी जो ब्रॉडनेस है वो है। लीफ स्कार इज सिचुएटेड जस्ट अबव द मिडिल लाइन ऑफ द कुशन, और लीफ स्कार में जो बिल्कुल यहाँ पर ये लीफ स्कार आपको नजर आ रहा है। द लीफ स्कार compromised of a vascular bundle scar at the center and flanked by two पेरिकनस स्कार, और यही जो जो एक इस तरफ एक इस तरफ, इन्हीं को कह रहे हैं पेरिकनस स्कार्स, ये मिलते हैं। और जहाँ पर ये बनता है तो वहाँ पर एक वैस्कुलर बंडल हमें कम दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों तरफ बन गए, और ये बीचों बीच में मिडिल कुशन एक बनता है जहाँ से ये लीफ निकल के बाहर की तरफ आती होगी, इसी को कहते हैं लीफ कुशन। द प्राइमरी कॉर्टेक्स जो था वो स्टेम की बात करें तो आउटर कॉर्टेक्स है जिसमें लीफ कुशन पाया जाता है। मिडिल कॉर्टेक्स है, होमोजेनियस मास ऑफ पेरेन्काइमेटस का बना होता है और इसमें लीफ ट्रेसेस मिलते हैं। द नैरोएस्ट इनर कॉर्टेक्स, सबसे पतला जो इनर कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इसमें सेक्रेटरी सेल्स वगैरह मिली थी। यहाँ पर एक आप लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि माइक्रोफिलस कंडीशन है और लिग्यूलेट टाइप की होती है। लीनियर कंडीशन है, एसिकुलर, इसका शेप एसिकुलर होता है या आउल शेप होता है, और स्मॉल पेनल्टीमेट और अल्टीमेट ब्रांचेस पर ये बनती हैं। द लीव्स वर डेसिडुअस एंड हैड सोलन फोटोसिंथेटिक बेस। डेसिडुअस होती हैं, गिर जाती हैं, और नीचे का बेस सोलन होता है, और इसके बाद इसमें इसमें शेडिंग होती है तो ये लीफ स्कार्स भी स्टेम पे छोड़ते हैं। द साइज ऑफ द लीफ कुशन बट रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ द शूट, जैसा जैसा डायमीटर होगा उसी हिसाब से लीफ छोटी या बड़ी बनेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंट्रल में वेन जा रही है जिसको सप्लाई मिली होगी मेन ट्रंक से, और ये इसका शेप है ऑल शेप, और ये यहाँ पर स्टोमेटल फरोज दिख रही हैं जहाँ पर स्टोमेटा मिलते थे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लेपिडोडेंड्रॉन जो है वो बाइस्पोरेंजिएट कोन बनाता था जिसे नाम दिया गया था फ्लिगमाइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पोरेंजियल जो फर्टाइल पार्ट है वो इस तरह का होता है। दैट वर बॉर्न टर्मिनली, ये टर्मिनल बॉर्न होते थे, हेलिकली अटैच करते थे सेलिकन जो सेंट्रल कोन एक्सिस थी उससे। माइक्रोस्पोरोफिल्स बेयरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया ये एपिकल पोर्शन में बनते थे, और मेगास्पोरोफिल जो हैं ये बनते थे बेसल पोर्शन में कोन्स में। तो कोन्स में अगर नीचे की तरफ देखें तो मेगा बन रहे हैं, फीमेल बन रहे हैं, ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर मेल बन रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकली बोथ द स्पोरोफिल्स वर आइडेंटिकल, दोनों स्पोरोफिल एक जैसी थी मॉर्फोलॉजिकली, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता था। माइक्रोस्पोर्स स्मॉल थे और 25 माइक्रोमीटर डायमीटर के थे और स्मूथ थे, ग्रेनुलर एक्साइन थी, और कोन कंसिस्ट करते थे। कोन जो माइक्रोस्पोर बनाते थे उनमें जो उनको नाम शुरुआती दिया गया था वो दिया गया था लेपिडोस्ट्रोबस, और पॉसिबली माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन। तो जो जीनस बनाया गया था कभी उसका नाम था लेपिडोस्ट्रोबस, वो ये माना गया कि ये संभवतः लेपिडोडेंड्रॉन का जो मोनोस्पोरेंजिएट कोन था वही था, और इसको गलत आइडेंटिफिकेशन एक नए प्लांट की तरह करा गया था। मेगास्पोर्स वर स्फेरिकल, मेगास्पोर स्फेरिकल थे, स्लाइटली इलोंगेटेड शोइंग ट्राइलीट अपर्चर, और स्पाइनियस या चिनेट थे। मेगास्पोर टेट्राड वर अटैच्ड टेट्राइडली एंड देयर कॉन्टैक्ट फेस रेज इनटू अपिकल प्रोमिनेंस। तो इस तरह से ये सारी कंडीशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ऊपर की तरफ ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, नीचे की तरफ मेगास्पोरेंजिया। ये पत्तियाँ एक जैसी होती थी और साथ में इसमें सब में एक छोटा लेग्यूल भी बनता था। अगर ये स्पोरेंजिया बन रही है, ये पत्ती जा रही है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता था जिसे लेग्यूल कहते थे। ये तो स्पोरोफिल हो गया, ये माइक्रो या मेगा कुछ भी हो सकता है। प्रोथैलस फॉर्म राइजोइड्स, और जो इनसे स्पोर्स जर्मिनेट करते थे उसमें प्रोथैलस बनता था जिसमें राइजोइड्स बनते थे, फिर वो आर्चिगोनिया बनाते थे। जैसे हम किसी भी लाइकोपोडियम या स्लेजिनेला में पढ़ते हैं वहाँ प्रोथैलस बनता है, आर्चिगोनिया बनते हैं, और इसी तरह से मेल में प्रोथैलस बनता है, वहाँ पे एंथ्रीडिया बनते हैं, और फिर वाटर की मदद से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होता था।
लेपिडोकार्पान एक चीज़ है जिसको कहा जाता है फॉल सीड। तो ये क्या है? द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन, इसको ही कहते हैं लेपिडोकार्पान। तो ये शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको यही लिखना है पहली लाइन। लाइक अ स्पर्मेटोफाइट स्पेशली जिम्नोस्पर्म the gametophyte lepidocarpon is retained within the megasporangium, and the sides of the pedicel were extended to form lateral lamina called integuments which completely enveloped and diasporangium। तो ये कंडीशन लगभग वैसे ही होती है जैसे जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। यहाँ पर एक आउटर कवरिंग भी मिल जाती थी, तो आउटर कवरिंग की वजह से इसको सीड बोला गया, लेकिन बाद में पता चला कि लेपिडोकार्पान जो था वो एक हिस्सा था लेपिडोडेंड्रॉन का जो टेरिडोफाइट था, इसलिए इसको हम सीड ना कह के फॉल सीड बोलेंगे। दिस यूनिक फीचर ऑफ लेपिडोकार्पन हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व इन एनी अदर लाइकोपॉड। और इसमें लेपिडोकार्पन के अलावा ये कहीं और नोट भी नहीं करी गई, तो इसलिए इसको जो है वो ये भी माना गया कि ये एक अच्छा स्टेप था जिसने सीड हैबिट बनाने की तरफ दिशा में कदम रखा, और बाद में हम सेलेजनेला की मदद से उसे पूरा समझ पाते हैं। तो ये एफिनिटी दिखाई गई, और ये एफिनिटी जो जिन साइंटिस्ट ने पेपर वगैरह छापा उन्होंने ये सब बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाकी जो टेरिडोलॉजिस्ट हैं उनको इस पर एक सवाल है कि ऐसा जो बोला गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। सीड करेक्टर इसके देख लेते हैं लेपिडोकार्पन के। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ये भी एक हायर प्लांट्स की तरह होता है, सीड हैबिट के लिए ज़रूरी है। रिटेंशन होता है मेगास्पोर का जो होना चाहिए, जो हमने सिलेजनेला में सीड हैबिट के दौरान पढ़ा था वैसे ही होता है। फॉर्मेशन होता है एंडोस्पोरिक मेगागेमेटोफाइट का, ये भी एक हायर करेक्टर है। इंटेगुमेंट बनती है माइक्रोपाइल के पास में, तो ये भी एक हायर करेक्टर। तो ये सब करेक्टर वो थे जो कि सीड हैबिट की तरफ हमें ले जाते थे, लेकिन इसके बारे में जो है वो बड़ा डाउटफुल सिचुएशन रही, तो इसको फिर एक फॉल सीड का नाम दे दिया गया। तो लेपिडोकार्पन अगर पूछा जाए क्या है, तो लेपिडोकार्पन जो वो फीमेल पार्ट है लेपिडोडेंड्रॉन का, जिसको हम ये भी मानते हैं कि ये फॉल सीड है। फॉल्स इसलिए क्योंकि इसके बारे में जो भी बताया गया उसके बहुत सबूत नहीं मिले हैं, और सीड इसलिए क्योंकि इसमें ये करेक्टर वैसे पाए जाते हैं जो का जो 8 करेक्टर हैं सीड हैबिट के लिए, उसमें से 4 करेक्टर मिलते हैं जो कि सेलेजिनेला में चलकर हम आगे समझ पाते हैं, और इसकी शुरुआत हम ये मानते हैं कि इसमें इस प्लांट में हुई होगी। तो क्या इंक्लूड क्या कर सकते हैं? तो इस सारी बातों से जो इंक्लूजन निकलता है वो क्या है कि मेगास्पोरेंजियम बॉल ऑफ लेपिडोकार्पन डाइसेंट टाइप की थी, इंडाइसेंट नहीं थी। और इट इज़ इंडाइसेंट इज इन ओव्यूल। जब सीड है उसमें इंडाइसेंट होती है, तो ये सीड की तरह करेक्टर नहीं हुआ। In lepidocarpon, fertilization took place with the help of water, where the archegonia were exposed and flagellated sperm had direct access to ovum of the archegonium। तो लेपिडोकार्पन में ये करेक्टर प्रिमिटिव था कि जिसमें आर्चिगोनिया को एक्सपोज रहना पड़ता था ताकि वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है स्पर्म के द्वारा वो हो सके। जबकि ये जो सीड होते हैं उसमें ये पॉलन ट्यूब वगैरह बनती है, तो ये चीज़ें यहाँ नहीं थी, तो ये भी कंडीशन ऐसी थी जो सीड से मैच नहीं करती थी। इसी तरह से द इंटेगुमेंट ऑफ लेपिडोकार्पन इज नॉट ट्रू इंटेगुमेंट। जो इंटेगुमेंट बन रही थी वो कवरिंग तो बन रही थी, लेकिन जो उसका नेचर था वो ट्रू नहीं था, और वो फोलियर कंडीशन थी, ये फोलियर से बनती थी। तो फोलियर बनने वाली जो चीज़ है वो कभी भी इंटेगुमेंट को रिप्लेस या उसके उसके समकक्ष नहीं मानी जा सकती। तो ये भी करेक्टर ऐसा था जो सीट का नहीं था। तो इस तरह से ये 3 करेक्टर ने उसको ये बता दिया कि ये ट्रू सीट तो नहीं हो सकता। The seed-like feature of lepidocarpon is not an unusual phenomena. The seed-like feature, the permanent retention of female gametophyte, has also been reported in members of selaginelles and isoetales। तो बाद में फिर देखा गया कि जब ये बात हुई होगी तब तो बहुत चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन बाद में सेलेजिनेला आइसोएटीज को स्टडी किया गया और वहाँ पर देखा गया कि इस तरह से कुछ पॉइंट जो यहाँ पर बताए गए थे वो मिलते जुलते थे। तो इस तरह से ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर लेपिडोकार्पन जो है वो फॉल सीड की तरह रिगार्ड किया गया, और सूडो स्पर्मेटोफाइट भी इसको बोला गया, क्योंकि एक तरह से सीड हैबिट की शुरुआत करने वालों में इसको माना जा सकता है, जो कि फॉसिलाइज फॉर्म है इस वक्त। तो इसके साथ में ये वो प्लांट्स ख़त्म हो गए जो कि हमारे फॉसिल थे, इसमें आपके सिलेबस में मौजूद थे, और ये वो सारे रेफरेंसेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस हैं, इनको आप भी एक्सेस करिए और इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। अब जो कोई सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching.